शुरू हो जाए। धनंजय आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं कुमार रौनक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है जेपीएससी का एग्जाम प्रस्तावित है 17 मार्च को और उसी को लेकर के धनंजय आईएएस एकेडमी ने भी कोर्स को लॉन्च किया है। और जहां जैसा कि आप देख सकते हैं इस बोर्ड पर जोहार बैच के नाम से ये सीरीज चालू हो रही है और जोहार बैच के नाम से ये सीरीज चालू हो रही है और इसमें आपको बहुत ही किफायती दरों पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। इसके साथ आपको क्या मिलेंगे, तो इसके साथ आपको फ्री में मिलेगा 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो कि आपके 5 तारीख से आपके ऐप पर अपडेट होना शुरू हो जाएगा। और ये आपको कॉस्ट जो पड़ेगा वो लगभग पड़ेगा 4,000 रुपए, 3,999। जीएस पेपर 1 आपको पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा क्योंकि आपको पता है वक्त कम है और काफी सारे सब्जेक्ट है, तो जीएस पेपर 1 आपको फुल्ली रिकॉर्डेड मिलेगा अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा। एंशियंट इंडिया के अलग, मिडाइवल के अलग, मॉडर्न के अलग, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी जिन्होंने अपना कारनामा करके दिखाया है विभिन्न एग्जामों में। और जीएस पेपर 2 का जो झारखंड स्पेशल है जो लगभग 200 मार्क्स का है वो आपको पूरा का पूरा लाइव क्लास मिलेगा। जी हाँ, पूरा का पूरा वो आपको लाइव क्लास मिलेगा और यही इसका क्या है, गेम चेंजर भी है। इस एग्जाम के पीटी को निकालने का एकमात्र तरीका भी क्या है कि आप जीएस पेपर 2 को अच्छे से पढ़े। लाइव क्लासेस में आपको पता है डाउट क्लियरिंग वगैरह ये सब आपको सुविधा मिलेगी। साथ में आपको मिलेगा टोटल पीडीएफ। पीडीएफ किस क्वालिटी का मिलेगा वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग आज झारखंड के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए जितने भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं या जितने भी तथ्य हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ समझ गए कि जीएस पेपर 1 रिकॉर्डेड, जीएस पेपर 2 फुल्ली लाइव, अमाउंट आप देख सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको कोर्स खरीदना है तो आप क्या करेंगे, तो आप फर्स्ट स्टेप धनंजय आईएएस एकेडमी के ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड करेंगे। स्टेप 2 में आपको ये दिख जाएगा, ऐप खोलते ही सबसे ऊपर में तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन होगा, आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्लाई कूपन, तो ये आपको जो हैंडलिंग चार्ज मिला के पड़ता है वो लगभग 4,222 पड़ता है। लेकिन चूंकि आप हमारा कोर्स ले रहे हैं और हमने ऑफर रखा है तो आप अगर REP 2024 क्या REP 2024 अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको टोटल अमाउंट पे लगभग 26% का क्या मिलता है, ऑफर मिल जाता है। और वो जो 4,222 है उसमें से 26% आपके माइनस हो जाएंगे और आपको बहुत ही लगभग 3,100 के आसपास जो अमाउंट पड़ेगा उसमें आपको जीएस पेपर 2 फुल्ली लाइव और जीएस पेपर 1 फुल्ली रिकॉर्डेड लेक्चर आपको हाई क्वालिटी का मिलेगा। चलिए आज हम अब इसके साथ अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं और झारखंड के एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। मगर उससे पहले देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो हमें पढ़ना है भैया झारखंड के बारे में, झारखंड स्पेशल के बारे में। तो आपको पता है झारखंड में कुल कितने जिले हैं जी, तो आपके 24 जिले हैं, 24 डिस्ट्रिक्ट है ना, 24 जिले हैं। और आपको क्या पता करना है, तो झारखंड में कुल 5 डिविजन्स है। कितने डिविजन्स है जी, 5 डिविजन्स है ना, 24 जिले और 5 डिविजन्स है। आपको पता है 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ है, झारखंड बिहार से अलग होकर के बना है। और अब अगर हम देखना चाहें कि झारखंड के कौन कौन से, जहां से सामान्य रूप से क्वेश्चन आ जाते हैं कि झारखंड के कौन कौन राज्यों से अपनी सीमा बनाता है, तो सबसे पहले बिहार से तो बनाएगा ही बनाएगा, इसी से अलग होकर के बना था। उसके बाद क्या है जी, तो वेस्ट बंगाल से बनाएगा, क्योंकि आपको पता है 1912 के पहले तो क्या था, बिहार और झारखंड एक था और बंगाल से अलग हुआ था, है ना, तो वेस्ट बंगाल से बनाएगा। इधर आप आइएगा तो ये किससे बनाएगा, ये छत्तीसगढ़ से बनाता है। और ये किससे बनाता है जी, तो आपके उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, ठीक है ना, ये सब किस। और इधर आप आइएगा तो उड़ीसा से सीमा बनाता है। ये कहां से बनाता है, उड़ीसा से। तो कितने राज्य हो गए आपके जो सीमा बनाते हैं, तो 3, 2, 5, 5 राज्यों से ये सीमा बनाता है, 5 डिवीजन है और 24 डिस्ट्रिक्ट है। एक एक करके हम पढ़ना आप शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। देखिए सबसे पहले, और जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि हमारा पीडीएफ किस क्वालिटी का आएगा, किस फॉर्मेट में आएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो झारखंड राज्य का गठन आपको पता है 15 नवंबर 2000 को हुआ, है ना। कब हुआ, 15 नवंबर, एक मिनट रुकेंगे, 15 नवंबर 2000 को होता है। और ये क्या था, 28वां राज्य था। अब आपको पता है ये क्या 28 नंबर का स्टेट था, हालांकि तेलंगाना के बनने के बाद इधर उधर हुआ, लेकिन ये जब बना था तो उस वक्त क्या था, 28 नंबर का ही था। और आप सभी को पता है कि 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग होकर के बना था।
इसकी राजधानी रांची है, जो अंग्रेजों के समय क्या हुआ करती थी, समर कैपिटल भी हुआ करती थी, है ना, समर कैपिटल हुआ करती थी, क्योंकि क्या है थोड़े ऊंचे इलाके पे है तो पटना के मुकाबले ज्यादा ठंडा रहा करता है, तो इसीलिए अंग्रेज क्या उस समय समर कैपिटल के रूप में उपयोग में लाते थे। बाद में रांची क्या हो गई, राजधानी बन गई नए झारखंड स्टेट की। इसके बाद अगर देखें तो झारखंड को और बेहतर ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रशासन को संभालने के लिए उप राजधानियां भी दी गई हैं। एक उप राजधानी दुमका है और कुछ प्रस्तावित उप राजधानियां हैं, जैसे पलामू का मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। तो ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सा इसमें से प्रस्तावित राजधानी है या नहीं है। तो है कौन जी, तो है तो दुमका, और प्रस्तावित कौन कौन सी है, तो मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। ये सब मैप पे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए प्रस्तावित राजधानी कौन कौन सी है, तो एक तो गिरिडीह है, ये प्रस्तावित है आपकी। एक क्या है भैया, एक आपका चाईबासा है, और एक क्या है आपका, एक आपका क्या है, मेदिनीनगर है ना। गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीनगर पलामू में ही है, और दुमका तो आपकी उपराजधानी है ही। इसके बाद आते हैं उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, अक्षांश का मतलब क्या होता है, लैटिट्यूड, है ना, इसका मतलब क्या होता है, लैटिट्यूड, और देशांतर का मतलब लॉन्गिट्यूड। तो आपको पता है झारखंड, जैसे मान लीजिए अगर ये झारखंड है तो कितने लैटिट्यूड्स है, तो आपको पता है कि कर्क रेखा झारखंड से होकर के गुजरती है। 2015 नवंबर 2000 के पहले कर्क रेखा बिहार से होकर के गुजरती थी, मगर अब कर्क रेखा कहां से गुजरती है, झारखंड से होकर के गुजरती है। और झारखंड का जो अक्षांशीय सीमा है वो क्या है, लगभग, एक मिनट रुक सकते हैं आप लोग, हाँ, ये क्या है आपका, ये लगभग आपका 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकंड है। और ऊपर तक कहां तक है, तो 25 तक है ना, 25, यहाँ लिखा हुआ है 19 और 15, 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकंड तक है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां से क्या गुजरता है जी आपका, तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है ना, कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है। चलिए राज्य का विस्तार क्या है, तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है आपका। सारे क्वेश्चन पूछे हुए, ये बात याद रखिएगा, ये रीडिंग देने वाली बात नहीं है, बताने का है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये आपको समझना है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार, उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो झारखंड का वो कितना है, 380 किलोमीटर है, ठीक है, 380 किलोमीटर। जबकि पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट का विस्तार कितना है, 463 किलोमीटर है। तो झारखंड चौड़ा ज्यादा है और लंबा कम है, ठीक है, चौड़ा ज्यादा है 463 और लंबाई कितनी है, 380। याद रखना इन सब बातों को। भौगोलिक सीमाएं अभी मैंने बताया, उत्तर में बिहार से लगती है, दक्षिण में उड़ीसा से लगती है। ये भी पूछ सकता है कि दक्षिण में किससे लगती है, पूर्व से पश्चिम बंगाल में, पश्चिम में छत्तीसगढ़ से, और पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर मतलब नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में किससे लगती, नॉर्थ वेस्ट में किससे लगती है जी, तो नॉर्थ वेस्ट में लगती है आपके उत्तर प्रदेश से। पश्चिमोत्तर मतलब नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो आपके, आपने देखा कितने राज्यों से लग गई, 1 2 3 4 5, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है, 5 राज्यों से इसकी भौगोलिक सीमा लगती है। बिहार से अलग होकर के बना है, और 1912 में तो बिहार के साथ अलग हुआ था, किससे, बिहार के साथ किससे अलग हुआ था, बंगाल से। और 1912 ही वह डेट है जब से झारखंड आंदोलन का क्या माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है ना। झारखंड आंदोलन का कोई प्रारंभ पूछे तो आप क्या बताएंगे, 1912, क्योंकि उसी दिन बिहार अलग हुआ था बंगाल से, और झारखंड के लोगों में भी मांग उठी कि हमें भी एक प्रशासनिक इकाई के रूप में क्या किया जाए, अलग किया जाए। और आप इसी सिलसिले में पढ़ते हैं कि छोटा नागपुर उन्नति समाज जो था, उसने साइमन कमीशन के आगे प्रस्ताव दिया था कि आप हमें अलग राज्य का दर्जा दीजिए, मगर साइमन कमीशन, जिसके सामने यह प्रस्ताव 1928 में रखा गया था, उसने इस प्रस्ताव को 1929 में क्या कर दिया, खारिज कर दिया। और इसी के साथ झारखंड आंदोलन ने क्या किया, धीरे धीरे जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में बाद में अपनी धार तेज की। चलिए खैर, जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, झारखंड आंदोलन को पढ़ेंगे, तो ये सब मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। अभी तो हम लोग एक परिचय के तौर पे देख रहे हैं, झारखंड के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्रफल कितना है जी झारखंड का, तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 79,714 वर्ग किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर। और ये जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद देश में 15वां स्थान है। आपको पता है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन हो चुका है 2019 में, उसके बाद इसका देश में कितनावां स्थान है जी, 15वां स्थान है।
जबकि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट और जनगणना 21 के अनुसार झारखंड का क्षेत्रफल 716 है। ठीक है ना, ये क्या है, ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट के बाद है, मगर आपसे पूछे कि जनगणना के अनुसार कितना है तो 2 किलोमीटर ज्यादा है। ठीक है, 79,716। ऐसे ओरिजिनली कितना 79,714, लेकिन जनगणना के हिसाब से कितना है 716। ठीक है, देश में इसका कुल क्षेत्रफल कितना है जी 2.42%। मतलब अगर देश पूरा भारत 100% है जो 32,000 समथिंग है, तो वो क्या है, ये कितना है जी, उसमें मात्र 2.5% से भी कम है ना, 2.42% है, मात्र 2.42% है। और कितनावां स्थान रखता है तो 15वां स्थान रखता है। कितनावां स्थान रखता है 15वां स्थान रखता है। ग्रामीण क्षेत्रफल तो लगभग 97.75%, 97.75% एरिया इज अंडर द रूरल पॉपुलेशन, है ना। ये क्या है, रूरल है, रूरल पॉपुलेशन नहीं है, मतलब क्या है, रूरल इलाके हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण पृष्ठभूमि है। और मात्र 2.25% ही क्या है आपका, आपका क्या है अर्बन क्षेत्र है। और आपको ये किलोमीटर में भी याद रख सकते हैं आप, 17,922 और ये 1792, 1800 से भी 8 कम, है ना, 1800 में 8 कम। आपको ये ध्यान रखना है। अभी जो राज्यपाल है वो कौन है जी, राज्यपाल कौन है झारखंड के, झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, और ये 11वें राज्यपाल हैं, और ये 11वें राज्यपाल हैं। लेकिन याद रखना है, कार्यवाहक राज्यपाल बने थे 18 फरवरी 2023 को कौन, विनोद चंद्र पांडे। उनको शामिल कर ले तभी 11वें है। ठीक है ना, विनोद चंद्र पांडे जी को भी अगर शामिल कर ले तो 11वें है, और 11वां ही मानना है। कौन है अभी तो सीपी राधाकृष्णन। सारे सवाल झारखंड के सारे एग्जाम में, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे जेपीएससी का एग्जाम हो, चाहे इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, या अन्य एग्जाम हो, सब में ये सब पूछे गए हैं। तो कम से कम ये तो आपको ध्यान में पहले रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आप जब कोर्सेज शुरू करेंगे तो आपको एकदम बहुत ही बढ़िया ढंग से बोर्ड पर एक एक चीजों को एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लासेस चलेंगी। ये तो क्या है, बस आपको हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया कि पीडीएफ का फॉर्मेट क्या होगा। देखिए कितने साफ साफ तरीके से और कितने स्पष्टता के साथ हमने बताया कि इनके बाद ये ऐसा है इसलिए ऐसा है। तो स्पष्टता बहुत जरूरी है आपके नोट्स में। तो ये क्या होगा, आपका नोट मेकिंग के टाइम को बचाएगा, क्योंकि समय कम है और तैयारी हमें सुदृढ़ करनी है। आप पीटी अच्छा करते हैं तो आप मेंस की तैयारी के लिए भी, हम लोग मेंस की तैयारी के लिए भी फिर आपसे जुड़ेंगे और आप हमसे जुड़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कौन है जी, तो हेमंत सोरेन है। अभी कुछ चर्चाओं में है, अच्छे कारणों से चर्चाओं में नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है, वो एक अलग मसला है। लेकिन क्या है कि अभी चर्चाओं में भी है हेमंत सोरेन, है ना। तो हेमंत सोरेन क्या है, 11वें मुख्यमंत्री हैं देश के। और इनके पिताजी जो है गुरुजी शिबू सोरेन, बहुत ही आदरणीय नेता, झारखंड के, झारखंड आंदोलन में 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन, धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में अरुण कुमार रॉय, महान मार्क्सवादी नेता ए.के. रॉय, धनबाद के मार्क्सवादी समन्वय समिति के संस्थापक ए.के. रॉय साहब, विनोद बिहारी महतो, बहुत ही आदरणीय नेता झारखंड के, और शिबू सोरेन, इन तीनों ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। और क्या नारा दिया था कि वोट से नहीं चोट से लेंगे झारखंड, है ना। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। हेमंत सोरेन, और पूछे कब से बने हैं तो 2019 में इलेक्शन हुआ था और पार्टियों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, बहुत से घटक दलों ने मिलकर के। और अभी तक झारखंड में क्या हुआ है, 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे हैं। और अगर आपसे जीके में साधारण सवाल पूछते जैसे कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे जी, तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बाबूलाल मरांडी थे, है ना, बाबूलाल मरांडी थे। चलिए तो, और ये क्या है, अभी 11वें मुख्यमंत्री हैं और 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं। व्यक्ति में कितनावा क्रम है जी, 6ठा क्रम है व्यक्ति में। हो सकता है एक व्यक्ति 1 बार 2 बार 3 बार शपथ लिया हो, जैसे बिहार के संदर्भ में आप जानते हैं नीतीश कुमार 9 बार शपथ ले चुके हैं। तो शपथ लेकर के आदमी नंबर तो बढ़ जाता है, लेकिन व्यक्ति 6ठे हैं। और मुख्यमंत्री के क्रम में कितने हैं, पोस्ट पे बैठने वाले कितने हैं, तो 11वें है ना, 11वीं बार, 11वीं बार नहीं, मतलब 11वें मुख्यमंत्री है, याद रखना। और कितने व्यक्ति अभी तक बने हैं, तो ये बने, है ना। और 2 ही मुख्यमंत्री कार्यकाल को पूरा कर पाए हैं। अब देखिए हेमंत सोरेन कर पाते हैं या नहीं, लेकिन अभी तक आज के डेट में जब मैं पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ भाजपा से जो थे उन्होंने ही अपना कार्यकाल पूरा किया था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताना है कि भाजपा से जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया था उनका नाम क्या था, है ना। उनका नाम क्या था, जिन्हें सरजू राय ने जमशेदपुर से हरा दिया था। बहुत बड़े नेता है सरजू राय, उन्होंने उन्हें जमशेदपुर से हरा दिया था। आपको याद होगा पिछले चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था। सरजू राय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने
सिटिंग सीएम को विधानसभा के चुनाव में हरा दिया था। ये बात आपको बतानी है कि वो कौन से मुख्यमंत्री थे, ये पूछ सकता है आपसे। चलिए, विधानसभा अध्यक्ष कौन है जी? तो रविंद्रनाथ महतो क्या है? 11वें अध्यक्ष है। ये पूछ सकता है कि कितना में अध्यक्ष है। तो मुख्यमंत्री भी 11वें है, अध्यक्ष भी 11वें है। क्या नाम है? रविंद्रनाथ महतो जी है ना, रविंद्रनाथ महतो जी है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय कुमार मिश्र, संजय कुमार मिश्र। और न्यायालय है कहाँ जी? तो रांची में है। कहाँ है? रांची में है, रांची में न्यायालय है। और संजय कुमार मिश्र जी 14वें नंबर के क्या है? 14वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है रांची कोर्ट के, रांची हाई कोर्ट के। देखिए, उच्च न्यायालय रांची और देश का 21वां न्यायालय है, देश का 21वां न्यायालय है रांची हाई कोर्ट। आपको पता है हर राज्य में हाई कोर्ट नहीं होते हैं, कुछ राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दे दिया जाता है। रांची का हाई कोर्ट जो वो देश का कितनावां हाई कोर्ट है? 21वां हाई कोर्ट। संजय कुमार मिश्र कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश है रांची हाई कोर्ट के? तो भैया 14वें नंबर के हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो जी है, 11वें है ना। हेमंत सोरेन 6ठे व्यक्ति हैं और 11वें मुख्यमंत्री हैं। विधायिका क्या है? एक सदनीय। एक सदनीय का मतलब यहाँ विधानमंडल नहीं है ना, यहाँ से विधान सभा विधान परिषद नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, सिर्फ क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। यहाँ एमएलए बनते हैं लोग, एमएलसी नहीं बन सकते, क्योंकि क्या है? विधायिका एक सदनीय है, वन हाउस है ना। आपको पता है विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। क्या होता है आपका? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। झारखंड में याद रखेंगे, स्टेटमेंट में आया कि झारखंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि झारखंड में सिर्फ क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है, याद रखना है। तो ये नंबर भी देखिए स्पष्टता के साथ नोट्स आपको मिल रहे हैं, आपको नंबर वगैरह से भी सवाल आने की ज्यादा संभावना रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखें विधानसभा की कुल सीटें कितनी है ना। विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 82 टोटल कितनी है जी? कितने एमएलए बन सकते हैं? 82। उसमें से एक मनोनीत होता है। मनोनीत आपको पता है कौन करता है? गवर्नर करते हैं। और निर्वाचित कितने हैं? 81। 81 लोगों का इलेक्शन होता है, लोग वोट देते हैं, आम चुनाव में जाते हैं जनता के सामने और बताते हैं कि हम ये करेंगे या ये हमने किया है। और एक तो आपका नॉमिनेटेड होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है ना, कई बार पूछा गया है कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 14 है। एससी के लिए 1 रिजर्व है, एसटी के लिए 5 और क्या है जी? और 8 ऐसे आम है ना। तो क्या है? 5, 1 6 और 8 नॉर्मल। ठीक है, तो आपसे पूछे कि लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें हैं? एससी के लिए 1 है, एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है। आपको पता है झारखंड एक ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र है, तो ट्राइब्स को अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिल सके, उचित रिप्रेजेंटेशन मिल सके, इसलिए 5 सीटों को क्या रखा गया है? रिजर्व रखा गया है ना। 5 सीटों को क्या रखा गया है जी? रिजर्व रखा गया है। राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 6। और याद रखिएगा यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, नो रिजर्वेशन, यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। कभी स्टेटमेंट आ जाए कि राज्यसभा में 5 सीटें एसटी के लिए क्या रखी गई हैं? आरक्षित रखी गई हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होता है, याद रख लेना है। 14 और 6, लोकसभा में 14, राज्यसभा में 6। राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं है, लोकसभा में एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए 5 है। ठीक है, कितने प्रमंडल है जी? प्रमंडल कितने हैं? तो प्रमंडल 5 हैं। कौन कौन से प्रमंडल है? अगर आपसे पूछे कौन कौन से प्रमंडल हैं, कितने डिवीजन है, तो एक तो आपका है पलामू डिवीजन, एक क्या है? पलामू डिवीजन, एक क्या है? छोटा नागपुर डिवीजन, एक क्या है जी? छोटा नागपुर डिवीजन, और वो 2 भागों में है, एक नॉर्थ छोटा नागपुर, एक क्या है? नॉर्थ छोटा नागपुर, नॉर्थ छोटा नागपुर, और एक क्या है जी? एक है साउथ। ये तो याद हो जाएगा, एक नॉर्थ है और एक साउथ छोटा नागपुर है। एक क्या है जी? उसके बाद कोल्हान डिवीजन, एक क्या है? कोल्हान डिवीजन, और एक क्या है? एक है संथाल डिवीजन, है ना। एक क्या है? संथाल परगना डिवीजन। कोल्हान, पलामू, देखिए बहुत इजी है, नॉर्थ और साउथ छोटा नागपुर, एक पलामू, एक कोल्हान और एक संथाल परगना। ये सब शब्द आप लोग हमेशा सुनते हैं। संथाल परगना नेशनल हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं, संथाल परगना, संथाल परगना डिवीजन। ठीक है, इसमें भी अगर पूछे कि कितने कितने जिले हैं, तो पलामू में 3 जिले हैं। पलामू में भैया कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, है ना।
कोल्हान में कितने जिले हैं जी? तो कोल्हान में भी 3 जिले हैं, 3-3 वाला याद कर लेंगे। पलामू और कोल्हान में 3-3 है। पलामू और कोल्हान में कितने हैं जी? 3-3 है। छोटा नागपुर में 5 है। साउथ छोटा नागपुर में कितने हैं जी? 5 है। संथाल परगना में 6 है। और आपके नॉर्थ वाले में कितने हैं? 7 है ना? नॉर्थ वाले में कितने जिले हैं? 7 है। और संथाल परगना में 6 है। तो क्रम से कभी पूछ दे कि ज्यादा जिले ऊपर से नीचे के क्रम में सजाइए, किसमें ज्यादा है किसमें कम है। तो सबसे ज्यादा नॉर्थ छोटा नागपुर। आपको पता है झारखंड का नाम आते ही छोटा नागपुर की पठारियों का जिक्र हो जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का जिक्र होता है। तो नॉर्थ वाले में 7 है जी। संथाल परगना, इसका भी काफी जिक्र होता है ना, संथाल विद्रोह से रिलेटेड हम लोग जानते हैं इसके बारे में, 6 है। साउथ में कितने हैं? 5 है। और बाकी पलामू और कोल्हान में 3-3 है। कौन कौन से हैं ये हम लोग देखेंगे मैप पर, है ना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रमंडल वाला आज हम मैप पर क्लियर भी करेंगे लास्ट में। अभी बहुत से डेटा है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसे हम लोग देखते हैं। अभी जिला कितने हैं? यहाँ देखिए जिला लिखा गया है, ये क्या होगा? जिला होगा, है ना, जिला होगा। और जिला कितने हैं जी? 24 है। लेकिन राज्य निर्माण के समय कितने जिले थे जी? मात्र 18 थे। तो मतलब अगर पूछे कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से जब अलग होकर झारखंड बना, तो झारखंड में कुल कितने जिले थे? तो 18 जिले थे, ठीक है ना। बाद में पलामू से अलग होकर लातेहार बन गया, गढ़वा बन गया, इस तरह से कई जिले, हजारीबाग से अलग होकर बहुत से जिले बने बाद में। तो ये सब क्या है? ये सब मतलब बाद में नहीं, पहले भी हजारीबाग से कुछ जिले अलग हुए थे, बाद में और कुछ एक आध जिले अलग अलग हुए, और उसके बाद कितना हो गया? लगभग 6 जिले कब बने हैं? 6 जिले गठन के बाद बने। पूछे आपसे कि झारखंड के गठन 15 नवंबर 2006 के बाद कितने जिलों का निर्माण हुआ, नए जिलों का? तो 6 जिलों का निर्माण हुआ, ठीक है ना। कितने जिलों का निर्माण हुआ जी? 6 जिलों का निर्माण होता है। अनुमंडल पूछे तो 45, जबकि राज्य निर्माण के समय 33 थे। मतलब अनुमंडल कितने बने? 12। देखिए ये सब सीधा सवाल आपके पास आएगा, इतनी स्पष्टता के साथ इसमें लिखा हुआ है। और लाइव क्लासेस में तो हम लोग अनुमंडल, जिला, हजारों बातों का जिक्र करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन जब झारखंड का लेंगे तो इन सब बातों को देखेंगे। आज चूंकि पीडीएफ दिखाना है और बहुत सी चीजों को बता देना है कि तैयारी किस दिशा में हो, क्योंकि आप अगर रणभूमि में जा रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप रणभूमि की ज्योग्राफी को समझें। बाबर क्यों युद्ध जीत गया? क्योंकि उसने पानीपत को समझा, है ना, उसने पानीपत को पहले समझा। इब्राहिम लोदी क्यों हार गया? क्योंकि उसने पानीपत को समझने का प्रयास नहीं किया। उसने अपनी शर्तों पर युद्ध जीतना चाहा। युद्ध अपनी शर्तों पर नहीं जीता जा सकता है, बल्कि रणभूमि के नियमों का आदर करके ही जीता जा सकता है। तो अनुमंडल कितने थे जी? 33। और कितने अनुमंडल का गठन हुआ? राज्य गठन के बाद कितने अनुमंडलों का गठन हुआ? तो 12। जबकि जिले 6, जिले 6, अनुमंडल 12। इसका गठन हुआ है 15 नवंबर 2000 के बाद होते गया, है ना। प्रखंड कितने हैं? 264। जबकि क्या है? नवीनतम प्रखंड क्या है? सरयू प्रखंड, लातेहार जिला। ये पूछ सकता है आपसे। प्रखंड आप समझते हैं ब्लॉक जो होता है, तो सबसे नवीनतम कौन है? तो लातेहार का सरयू प्रखंड एक नवीनतम प्रखंड है। करंट अफेयर में ये कभी हाल फिलहाल में, है ना, मतलब हाल फिलहाल में तो नहीं, करंट अफेयर में आया था क्योंकि ये बना था। चलिए, अनुसूचित अधिसूचित प्रखंड। तो इकोनॉमिक सर्वे, देखिए सीधा पूछेगा झारखंड इकोनॉमिक सर्वे। कल भी मैंने क्वेश्चन जब डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का से सवाल डायरेक्ट आते हैं। तो पूछेगा अधिसूचित प्रखंड, मतलब और कितने प्रखंड की सूचित, मतलब ये अधिसूचना जारी हो चुकी है या होने वाली है? तो 131। कौन कह रहा है? झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का। देखिए आप एक बात को समझिए, 17 मार्च को एग्जाम प्रस्तावित है। आपका जो बजट और सर्वे आएगा वो 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च इस तरह से आएगा, है ना। तो ये तो गारंटी है कि उससे सवाल नहीं आएंगे। सवाल आपके 22-23 वाले सर्वे और 23-24 वाले बजट से आने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना। अधिसूचित प्रखंड 131। जिला परिषद कितने हैं? 24 है। ये सब सीधा। गांव कितने हैं? गांव कितने हैं? तो गवर्नमेंट की वेबसाइट कहती है कि 32,746। देखिए हमने सोर्स भी मेंशन किया है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। जहां डेटा में कोई भी डाउट है, जहां डेटा में कोई भी डाउट है, वहां हम लोगों ने सोर्स भी मेंशन किया। तो ये दिखाता है कि हमने काफी उच्च स्तरीय क्या किया है, रिसर्च किया, अनुसंधान किया है। ये नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया, है ना। और बाकी जो डेटा है वो तो सेम ही रहेगा। बाकी डेटा क्या है, वो तो कोई भी सही पढ़ाएगा तो देखिए गलत अलग अलग हो सकता है, सही डेटा तो हमेशा एक ही रहेगा ना। तो सही डेटा क्या है? 32,746 गांव है। गांव का क्या है? भारत कहाँ बसता है? गांवों में बसता है, गांधी जी ने कहा था। और ये सोर्स भी आपके सामने दिया है, IG डायरेक्टरी gov.in पे ये है, ठीक है। कितने वार्ड है जी? 400 वार्ड। आप सुनते हैं ना गांव में वार्ड सदस्य,
तो कितने वार्ड हैं झारखंड में? काफी आसान है, 400, सीधा सीधा। ग्राम पंचायत 33-45। देखिए इकोनॉमिक सर्वे में दिया है। इकोनॉमिक सर्वे से कई सवाल आते हैं, कल मैं बता रहा था, और इसीलिए मैंने दिखाया कि हम लोग जो पढ़ाएंगे वो डेटा कहां से लेंगे? हम लोग सरकार की साइट से लेंगे, सरकार के दस्तावेजों से लेंगे। चलिए, तो क्या है जी ग्राम पंचायत? 43-45 सोर्स आपके सामने है। अधिसूचित पंचायत, और पंचायतों को कितना बढ़ाना है? तो 2074 पंचायत और बढ़ेंगे। पंचायत समिति 264 है। शहरी स्थानीय निकाय 51 है, छावनी बोर्ड सहित कैंटोनमेंट एरिया के साथ, है ना, जैसे रामगढ़ कैंटोनमेंट वगैरह, उसके साथ क्या है? नगर शहरी स्थानीय निकाय आपके 51 है। नगर निगम कितने हैं जी? 9 है। कितने हैं नगर निगम? कौन कौन से नगर निगम है? रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, आदित्यपुर जमशेदपुर में है, चास, है ना, मेदिनीनगर पलामू में, हजारीबाग, मानगो ये भी जमशेदपुर में, गिरिडीह खुद ही जिला है, ठीक है। चास कहाँ है जी? बोकारो के पास है, ठीक है ना। रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह। मानगो जमशेदपुर में है ना, साकची और मानगो काफी फेमस जगह है जमशेदपुर का। तो ये आपको ध्यान रखना है। कितने नगर निगम कितने हैं? नगर निगम कितना? स्थानीय निकाय कितने हैं? 51। निकाय 51। नगर निगम कितने हैं? 9 है। रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, मानगो, चास, मेदिनीनगर, गिरिडीह, है ना, और हजारीबाग। तो रांची, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह ये तो फेमस जगह है। फिर दो जमशेदपुर के, आदित्यपुर और मानगो। फिर क्या है जी? चास बचता है। मेदिनीनगर कहाँ का है? पलामू का है, जो कि उप राजधानी बनाने के लिए भी क्या है? प्रस्तावित है, अभी आपने पढ़ा था, ठीक है, ध्यान रखना। नगर परिषद कितने हैं? तो 20 है। और उसके पहले पूछेगा किस नगर परिषद को भंग कर दिया गया? तो गोमिया नगर परिषद को क्या किया? भंग कर दिया। बताइए, इतना डिटेल में आपके पास ये सब इंफॉर्मेशन कितने आप इसे, मैं बता रहा हूं इतना वक्त लग रहा है, आप जब पढ़ेंगे तो 3 मिनट में इसे पढ़ जाएंगे, है ना। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप 2 से 5 मिनट में तो पूरा ही एक बार देख जाएंगे। और ये सब गोमिया आपको याद रखना है। अच्छा, गोमिया और एक जगह है फेमस गोमो, उससे कंफ्यूज नहीं करना, ये गोमिया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको और क्या मिलता है? तो एक्सप्लोजिव का फैक्ट्री मिलता है, आईईपी, इंडियन एक्सप्लोजिव ऐसे करके कुछ मिलता है, एक्सप्लोजिव का फैक्ट्री मिलता है गोमिया में। जबकि गोमो जो है वो जगह है जहां से सुभाष चंद्र बोस को आखिरी बार क्या किया गया था? भारत में उनको ट्रेस किया गया था, उसके बाद वो विदेश की तरफ निकल गए थे, है ना। तो वो गोमो कहाँ? वो धनबाद जिले में है, ठीक है। जबकि ये गोमिया कहाँ है? ये बोकारो की तरफ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर पंचायत कितने हैं? 20 है। एक मिनट रुकिए। नगर पंचायत कितने हैं जी? 20 है। तो नगर निकाय कितने हुए? नगर निकाय हुए भैया 51। नगर वाला सब याद कर लीजिए। नगर निकाय कितने हुए? शहरी स्थानीय निकाय 51। नगर निगम कितने हुए? 9 हुए। परिषद कितने हुए? 20 हुए। नगर पंचायत भी कितने हैं? परिषद और पंचायत 20 ही है ना। और नगर परिषद में कौन सा भंग हुआ? गोमिया। अधिसूचित क्षेत्र समिति एक ही है, जमशेदपुर। पूछेगा आपसे सीधा, अधिसूचित क्षेत्र समिति कहां बनने वाला भैया? क्या है? तो जमशेदपुर। छावनी बोर्ड एक ही है, रामगढ़ में, रामगढ़ कैंटोनमेंट, अभी मैंने कहा भी बात बात में। तो छावनी बोर्ड कहाँ है जी? रामगढ़ में। रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979। मैंने कहा रांची तो महत्वपूर्ण शहर है, तभी तो कैपिटल बना। तो कब हुआ था? 1979 में, 15 सितंबर 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना हो गई थी। कुल शहर, कुल टाउन कितने हैं जी? 228 है। ये सब फैक्ट आपसे पूछा हुआ है अलग अलग एग्जाम में। राज्य में 1 से 10 लाख तक जनसंख्या वाले जिले, मतलब हाईली पॉपुलेटेड जिले कौन कौन से हैं? तो 10 आपको याद रखना, बोकारो, रामगढ़, सरायकेला, खरसावां, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, पलामू और गिरिडीह, है ना। कुछ जिले तो इससे भी आगे चले गए। और राज्य में महानगर कितने? ये ज्यादा, देखिए इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? महानगर 3 है, तो इसके नाम पूछ सकते हो। और देखिए तीनों फेमस जगह, जमशेदपुर, रांची और धनबाद। कौन नहीं जानता इन तीनों जगहों को, है ना। जमशेदपुर, रांची और धनबाद, ये क्या है? हाईली पॉपुलेटेड जगह भी, राज्य में महानगर की संख्या। धनबाद में तो और क्या है जी? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी झारखंड में कहाँ है? धनबाद में है। सबसे ज्यादा झारखंड में कहां से रेलवे को राजस्व मिलता है? धनबाद स्टेशन से मिलता है। भारत की कोल राजधानी क्या है? धनबाद है ना। झरिया जो आप माइन सुनते हो वो कहाँ लोकेटेड है? धनबाद में। सुभाष चंद्र बोस गोमो से उतरे तो कहाँ गए थे? तो गोमो कहाँ है? तो वो धनबाद में, है ना। धनबाद तो काफी इंपॉर्टेंट है। देश में सबसे ज्यादा टेली डेंसिटी कहाँ है? तो धनबाद में।
धनबाद तो काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 3340 झारखंड इकोनॉमिक सर्वे सोर्स के साथ। ये नहीं कि आज यहाँ 5 किलोमीटर बन गया, मेरे गांव के पास 3 किलोमीटर बन गया तो सर मैं तो 3343 लिखूंगा क्योंकि 3 किलोमीटर तो एनएच निकल गया मेरे खेत पर से। नहीं, ऐसा नहीं करना। जो इकोनॉमिक सर्वे करती है वही आपका डेटा होता है, समझ गए? जब तक वो इकोनॉमिक सर्वे ना बदले, आपके गांव से कितना निकल गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजकीय राजमार्ग ये क्या है? एनएच। और ये क्या है? स्टेट हाईवे। ये कितना जी? 1232। ये भी इकोनॉमिक सर्वे। सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, यही मैं यहाँ पे आपको दर्शाना चाहता हूँ, ठीक है ना? ये अन्य जब क्लासेस शुरू होंगी तो फिर क्या होगा, फिर आपको पूरे तरीके से बोर्ड पर लिख लिख के पढ़ाया जाएगा, और ऐसा पढ़ाया जाएगा कि मैं आपको दावा करता हूँ 90% सवाल आपके झारखंड स्पेशल के लाइव क्लासेस से हूबहू छपेंगे। ठीक है? क्या है कि हम लोग उत्तेजित होकर के नहीं पढ़ाते हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से, सटीक जगह पे सोर्सेस को आइडेंटिफाई करके पढ़ाना चाहिए, है ना? वो होता है साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक टेम्परामेंट से। विश्वविद्यालय कितने हैं जी? विश्वविद्यालय कितने हैं? विश्वविद्यालय देख लीजिए, 1, 12, 1, 16, 1, 5 केंद्रीय राज्य डीम्ड निजी महत्व के संस्थान। मतलब झारखंड इकोनॉमिक सर्वे विश्वविद्यालय का एक पूरा लिस्ट मिलेगा आपको, वो आप देख लेंगे, क्योंकि कई जगह नए विश्वविद्यालय खुले हैं, कुछ विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया है। जैसे कि आपको पता है धनबाद के क्षेत्र में पहले क्या था? पहले क्या था जी? आपका हजारीबाग से ही एक विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय ही चलता था, मगर हाल फिलहाल में उसका नाम कुछ साल पहले बदल करके विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय कर दिया। इसी तरह से 2009 में कोल्हन विश्वविद्यालय खुला, कोल्हान विश्वविद्यालय खुला, है ना? इसी तरह की बातें। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। राजकीय भाषा क्या है? और राजकीय भाषा द्वितीय 16 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, क्योंकि देखिए ट्राइबल कल्चर को क्या करना है? ट्राइबल कल्चर को ये करना है, प्रिजर्व करने की जरूरत है। तो क्या हो गया जी? उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, जितने भी आपके उसके जो सिलेबस में लैंग्वेज दिए हुए ना, वो सारे लैंग्वेज है। इसके अलावा बिहार के कुछ लैंग्वेज, क्यों आपको पता है बिहारी लोग भी बहुत से रहते हैं, है ना? तो वो कहा है भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, ये क्या है? बिहार की भाषाएं हैं। मगही, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजपुरी, ये सब क्या है? थोड़ा बिहार से भी, तो मतलब क्या है? कल्चर को, झारखंड एक ऐसा स्टेट है जिसने सभी को अपने अंदर रखा है ना, सभी को क्या किया? सभी का आदर किया, सभी लोगों को क्या किया? सेवा का मौका दिया, सभी लोगों की सेवा की, और सभी लोगों ने झारखंड की भी सेवा की, और झारखंड को बनाने में सभी का योगदान उतना ही रहा, और झारखंड ने खुले दिल से सभी बाहरियों का भी स्वागत किया। चलिए, तो क्या है? मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये बिहार की कुछ भाषाएं हैं। और टोटल कितनी भाषाएं? तो राजकीय भाषा प्रथम तो हिंदी है, मुख्यतः काम हिंदी में चलता है। इसके अलावा भी इन 16 भाषाओं में भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें संथाली के अलावा नहीं आती है भाषा। ठीक है, तो संथाली में काम करेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा शहर कौन है जी? जमशेदपुर। लेकिन सबसे पॉपुलेटेड पूछे तो, सबसे पॉपुलेटेड पूछे तो क्या हो जाएगा? धनबाद। प्रमुख औद्योगिक नगर सबको पता है, जमशेदपुर स्टील के लिए, धनबाद कोयले के लिए, बोकारो सेल स्टील के लिए, हजारीबाग मिनरल्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रमुख औद्योगिक शहर है। झारखंड गठन के बाद निर्मित जिले, कितने जिले निर्मित हुए जी? अभी आपने पढ़ा था 6 जिले निर्मित हुए थे, देखिए वो भी आपको लिस्ट दिया है। लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, जामताड़ा का नाम तो सब, सरायकेला खरसावा, रांची से अलग होकर खूंटी, रांची बोकारो मिलाकर के रामगढ़, है ना? रामगढ़, खूंटी, खरसावा, जामताड़ा, सिमडेगा, लातेहार, पलामू से अलग होके लातेहार और सिमडेगा बना है। चलिए, जामताड़ा, सरायकेला खरसावा, खूंटी और रामगढ़, आज ये रट लेना है। पुनर्गठ झारखंड गठन के बाद कितने जिले बने? 6। कौन कौन से बने जी? तो आपका लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावा, खूंटी और रामगढ़। सर्वाधिक प्रखंड वाले जिले, सर्वाधिक प्रखंड वाले जिले, मैक्सिमम ब्लॉक का, तो पलामू में 21, गढ़वा में 20 और रांची में 18। रांची में ब्लॉक नहीं सबसे ज्यादा, कहाँ है? पलामू में 21, गढ़वा में 20 और रांची में 18। सीधा पूछेगा कि सर्वाधिक ब्लॉक वाले कौन से जिले हैं? तो भैया पलामू 21, गढ़वा 20, रांची 18। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये वाले पीडीएफ से भी आपको क्या होगा? एग्जाम में मैं आपको दावा करता हूं 17 तारीख को एग्जाम है, 18 तारीख को आप कमेंट करके बताइएगा कि सर इसी पीडीएफ से कम 5 सवाल आए। ये भी दावा करके मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है ना?
ये भी मैं दावा करके जा रहा हूं, जो लोग भी क्लास को देखेंगे उनको पता होगा, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा कि कहाँ से सवाल आते हैं। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ से ही 5 नंबर के सवाल आएंगे आपके। अभी आप देखिए पीडीएफ में कितना कुछ, एक छोटे से पीडीएफ में आपको इतना कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। सर्वाधिक प्रमंडल, सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल है ना, किस प्रमंडल में सबसे ज्यादा जिले? तो अभी मैंने बताया था उत्तरी छोटा नागपुर में 7 है। अभी मैंने बताया था कि उत्तरी छोटा नागपुर में 7 है, जबकि दक्षिणी साउथ छोटा नागपुर में 5 है, पलामू में 3 है, कोल्हान में 3 है, संथाल परगना में 6 है। तो ये सीधा सवाल आया हुआ था एक बार की सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल तो क्या है जी? उत्तरी छोटा नागपुर में 7 है। कौन कौन है नहीं है ये हम लोग देखेंगे जब क्लासेस चालू करेंगे, तो ये सब सारी चीजें देखेंगे। आज तो बहुत सी चीजें देखनी। सबसे कम जिला वाला प्रमंडल, ये बाला नहीं है वाला है ना। सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो पलामू एवं कोल्हान 3-3 अभी हमने देखा। नोट, कोल्हान क्या है? राज्य का सबसे नवीनतम प्रमंडल है। तो सबसे नवीनतम प्रमंडल कौन सा है जी? कोल्हान है यार, ठीक है। और कौन सा नगर परिषद भंग हुआ था जी? तो गोमिया हुआ था, है ना। अभी क्या है देखिए, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। संसदीय क्षेत्र क्या है? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो वेस्टर्न सिंहभूम। वेस्टर्न सिंहभूम इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी। सबसे छोटा कौन सा है? चतरा। दोनों याद, जैसे ही आपको आए कि विधानसभा, ये क्या नाम है, संसदीय क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, तो आप बोलेंगे सबसे बड़ा तो भैया पश्चिमी सिंहभूम, नाम भी बड़ा है, और इसका चतरा, नाम भी छोटा है ना, चतरा, और ये पश्चिमी सिंहभूम। दिमाग में इस तरह से इमेज बैठाइए, पश्चिमी सिंहभूम नाम भी बड़ा है, सबसे बड़ा संसदीय, चतरा नाम भी छोटा है, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, है ना। चलिए, अब क्या, अनुसूचित जनजाति कितने हैं? अनुसूचित जनजाति मान्यता प्राप्त 32 है। अनुसूचित जनजाति मान्यता प्राप्त 32 है, और एक जनजाति को शामिल करने का बात चल रहा है पुरान। अगर इसको शामिल किया जाता है तो राज्य में 33 होंगे। तो पूछा जाएगा कौन से जनजाति के बारे में उसे अधिसूचित करने का प्रयास चल रहा है सरकार के द्वारा, या इसकी मांग उठ रही है? तो पुरान के, है ना, पुरान। आदिम जनजाति कौन कौन सी? मतलब एकदम ट्राइब में भी, मतलब एकदम प्री मॉर्डियल वाला, एकदम आदिम काल वाला, आदिम युग वाला, तो वो 8 है भैया। असुर, आपको पता है असुर सबसे पुराने वंशज है झारखंड के। असुरों ने ही मतलब क्या है, झारखंड पर शुरुआती दौर में राज किया। बिरहोर, बिरजिया, कोरबा, सबर, परहिया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, है ना। देखिए, तो क्या है, 3 तो लगभग पहाड़ से रिलेटेड आपको नाम जोड़ेंगे, परहिया, माल पहाड़िया, सोर पहाड़िया। फिर 2 बिरहोर, बिरजिया, एक जैसे, कोरबा, सबर, है ना, और असुर 8। एकदम आदिम जनजाति, एकदम ट्राइब में भी क्या है, एकदम शुरुआती वाले ट्राइब, एकदम आदि, जो मतलब जिनका एकदम पुराना अधिकार रहा है झारखंड पर, जिनका पुराना अधिकार रहा है झारखंड पर, वो कौन कौन सी? असुर जनजाति, सबसे पुरानी जनजाति, बिरहोर, बिरिजिया, कोरवा, सवर, परहिया, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य सेवा ही लक्ष्य, ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? सेवा ही इनका लक्ष्य है ना। सेवाएं क्या, इनका एम क्या है? सर्विस इज देयर एम, ठीक है। पुलिस थाने कितने हैं जी? 427। 427 पुलिस थाने हैं। और आप अगर एक बार डीएसपी बनिएगा तो आपके अंतर्गत कितने ही पुलिस थाने आ जाएंगे, है ना। 3, 4, 5 पुलिस थाने भी आपके अंतर्गत आ सकते हैं। अगर आप डीएसपी बनते हैं तो 2-3 पुलिस थाने तो आराम से आपके अंतर्गत आएंगे। राज्य में केंद्रीय कारा, सेंट्रल जेल। अब बताइए, बदमाशी करिएगा, आप डीएसपी बनिएगा तो लोगों को कहाँ बंद करिएगा? जेल में। और ज्यादा बदमाश लोगों को कहाँ भेज दिया जाएगा? सेंट्रल जेल में भेज दिया जाएगा। तो याद कर लीजिए कहाँ कहाँ सेंट्रल जेल है जी। या आप बताइए, जेलर भी आप बनते हैं, जेलर की का पोस्ट कितना है मुझे नहीं ध्यान है, तो जेलर भी अगर आप बनते हैं और अच्छा प्रमोशन पाते हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं? आईपीएस में नियुक्त होने के बाद सेंट्रल जेल में भी जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे 7 सेंट्रल जेल है। कहाँ कहाँ है? तो एक तो रांची में बिरसा मुंडा कारा है, दूसरा दुमका केंद्रीय कारा, तीसरा जयप्रकाश केंद्रीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये है हजारीबाग में। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये तो बीपीएससी और जेपीएससी दोनों में सवाल बनता है कि किस जेल से जयप्रकाश नारायण भाग गए थे जी? तो अपने 5 साथियों के साथ दिवाली के दिन हजारीबाग जेल से क्या हो गए थे? फरार हो गए थे 1942 के आंदोलन के समय। और उन्हीं के सम्मान में जेल का ही नाम, बताइए, कैदी भागा और उसके नाम पे जेल का नाम है, अपने आप में क्या है। लेकिन चूंकि इनका योगदान बहुत बड़ा था, ये नहीं कि सिर्फ आजादी के दौरान, आजादी के बाद भी भारत में जो पहला महत्वपूर्ण आंदोलन बिहार से उठा, उसमें किसका योगदान था? जयप्रकाश नारायण जी का योगदान था, है ना। फिर क्या है, देखिए हजारीबाग, पलामू तो आपको पता है मेदिनीनगर हेडक्वार्टर ही है।
घागो डोह केंद्रीय कारा जमशेदपुर, ये नाम याद रखना। घागो डोह का है जमशेदपुर, देवघर केंद्रीय कारा और गिरिडीह केंद्रीय कारा। तो जिसका नाम अलग है, जैसे जयप्रकाश हजारीबाग है ना, बिरसा मुंडा रांची, बिरसा मुंडा रांची के थे है ना, आसपास के इलाके के, तो बिरसा मुंडा रांची, जयप्रकाश हजारीबाग, और घागोडी कहाँ है जी, घागोडो कहाँ है, जमशेदपुर में। घागोडो कहाँ है, जमशेदपुर। घागोडो जमशेदपुर, जयप्रकाश हजारीबाग, क्योंकि जिसमें दुमका लिखा वो थोड़ी पूछेगा कि दुमका में है कि कहाँ, वो तो क्लियर है ना। तो आपको ध्यान रखना कितने केंद्रीय कारा है, 7। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 2009 में लगा था। कब लगा था जी, 2009 में लगा था। उसके बाद तो कई बार लगा। चलिए अब क्या है जी, भारत मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है, ये है स्कोर झारखंड का, क्या है जी, 33वां स्थान है राज्य और यूनियन टेरिटरी में। जबकि बताइए मिनरल, लगभग देश के मिनरल कितने हैं, 40%। इतने लोग अलग अलग राज्यों के यहाँ नौकरी करते हैं, है ना। लेकिन बताइए एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में झारखंड की स्थिति क्या है, 0.589 स्कोर है। 0 से 1 का स्केल होता है, और 33वां है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके। जो आखिरी एचडीआई आया है उसमें 33वां स्थान है, 0.589। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिनरल लगभग 40% है, और इसलिए राज्य को क्या कहा जाता है, मिनरल कर्स, मतलब मिनरल है लेकिन फिर भी क्या है, ये अभिशाप की तरह है ना। कभी भी झारखंड का उस तरीके से विकास नहीं हो पाया जो वो डिजर्व करता था, लेकिन उम्मीद है नई पीढ़ी इसमें अपना योगदान देगी और झारखंड को उन बुलंदियों तक ले जाएगी जिसके लिए उसका गठन किया गया था। जिस मानसिकता से लोगों ने संघर्ष करके बिहार से झारखंड को अलग किया था ताकि वहां के मूल निवासियों का विकास किया जा सके, काफी जरूरी बात है ना। और उसमें जिसका भी योगदान लगेगा, युवा पीढ़ी संकल्पित है, वो जरूर उसे पूरा करेगी, यह मेरा मानना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए झारखंड गठन के बाद निर्मित जिले, तो क्या है जी, झारखंड में पहले क्या थे, 18 जिले। झारखंड गठन के बाद कितने निर्मित जिले हैं, तो 19वां। कौन सा है, लातेहार, मैं बार बार कह रहा हूं, पलामू से अलग होकर और दुमका से अलग होके जामताड़ा। दुमका से अलग होके क्या बना है, जामताड़ा बना है ना, आजादी के बाद। वो क्या थे, 6 जिले थे, और 18 थे, बाद में 24 हुए, और 2000 के बाद कौन कौन से बने हैं, तो 19वां और 20वां है ना। मैं शायद मिस्टेक से बोल गया कि 6 जिले बने हैं, वो मिस्टेक था मेरा, वो बोलने के क्रम में मिस्टेक हो गया। क्या क्या बने हैं, एक काम कीजिए, माफ कीजिएगा, सॉरी, अरे मिस्टेक वो नहीं था, मिस्टेक अभी मैं कर रहा हूँ। अब मैं, एक सेकंड रुकिएगा, बोलते बोलते क्या होता है, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। 15 नवंबर, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, 15 नवंबर 2000 को टोटल कितने जिले थे, 18 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 18 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। और उसके बाद कौन सा बना, उसके बाद अभी कितने जिले हैं, तो अभी 24 है। अभी कितने हैं, 24 है। तो गारंटी वाली बात है कि सब 15 नवंबर 2000 के बाद ही बने होंगे, ये एकदम स्पष्ट बात है। वो बोलने के क्रम में गलती हो गया, उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। तो 19वां कौन सा बना, तो आपसे देखिए 19वां 20वां नहीं पूछता है, वो क्या पूछता है कि भैया लातेहार किससे अलग होकर बना, तो लातेहार पलामू से बना। जामताड़ा किससे बना, दुमका से बना है ना, 2001 में दुमका से बना। और किससे कौन सा बना है, तो गुमला से सिमडेगा, अभी मैंने बताया गुमला से सिमडेगा बना। पश्चिमी सिंहभूम से सरायकेला खरसावा बना, और रांची से अलग होकर खूंटी बना, और हजारीबाग से रामगढ़ बना है ना, हजारीबाग से रामगढ़ बना। देखिए बोलने के क्रम में कई बार इधर उधर हो जाता है, लेकिन क्या है अभी यहाँ पे, इसलिए मैंने सब कुछ लिख करके लाया है, सब कुछ लिख करके रखा है। तो आपको एक बार मैं याद करा देता हूँ। पलामू से लातेहार, गौर से देख लीजिए, दुमका से जामताड़ा, पलामू से लातेहार, दुमका से जामताड़ा, 2 हो गया। गुमला से सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम से सरायकेला खरसावा, रांची से खूंटी, हजारीबाग से रामगढ़। हजारीबाग से क्या हुआ, रामगढ़ की स्थापना हुई। रांची से खूंटी, रांची खूंटी एक ही जगह लगभग, हजारीबाग रामगढ़। पश्चिमी सिंहभूम से सरायकेला खरसावा। देखिए पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, तो इससे जो जिला भी अलग हुआ वो भी लंबा चौड़ा हुआ है ना, सरायकेला खरसावा, गुमला सिमडेगा, गुमला सिमडेगा। और कंफ्यूज नहीं करना है, गुमला एक जिला है, गोमिया एक स्थान है ना, गोमिया नहीं, गुमला, गोमिया, गोमो, इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। गुमला से क्या बना, सिमडेगा बना। पश्चिमी सिंहभूम से सरायकेला, रांची से खूंटी, हजारीबाग से रामगढ़, हजारीबाग से रामगढ़, और एक बार लास्ट देख लीजिए, पलामू से लातेहार, दुमका से जामताड़ा। तो नोट्स में आपको बिल्कुल सही मिलेगा।
जानते हैं ह्यूमन एरर हो सकता है बोलने में, इसके लिए तो चलिए। अब क्या है, झारखंड के राजकीय प्रतीक है ना, स्टेट सिंबल, झारखंड के राजकीय प्रतीक, तो क्या है जी, राजकीय वृक्ष क्या है, साल, साल का पेड़। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा हुआ है एक एग्जाम में, सोरिया रोबस्टा। राजकीय पुष्प पलाश, इसका बूटिये मोनोस्पर्मा है ना, बूटे मोनोस्पर्मा। हाथी, इसका तो सब जानते हैं एलिफस मैक्सिमस, एलिफेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो एलिफस मैक्सिमस। और राजकीय पक्षी कोयल, और ये यूडीनेमस सेकोपेकस है ना, स्कोलोपेकस। अब बताइए, ऐसा नाम है, लैटिन नेम है, ये सब नाम कौन से होते हैं, साइंटिफिक नेम सारे लैटिन होते हैं, तो लैटिन तो भाषा मुझे आती नहीं है। चलिए, तो पेड़ कौन सा है, साल वृक्ष। राजकीय पुष्प पलाश, पशु हाथी, पक्षी कोयल। पक्षी कौन सा है, कोयल। देखिए, कोई भी ऐसा नाम नहीं जो आपने नहीं सुना होगा, साल। अब आप साल याद रखिएगा तो गारंटी है, उसे पुष्प में तो मारेगा नहीं, साल का तो वृक्ष ही होता है, तो साल। पलाश, पलाश का तो, पलाश कोई पेड़, पलाश कोई जानवर तो होता नहीं, तो फूल ही होगा। हाथी और कोयल। और ये साइंटिफिक नाम याद रखना है, थोड़ा थोड़ा, शोरिया रोबस्टा, बूटे मोनोस्पर्मा, एलिफस मैक्सिमस, यूडीनेमस, स्कोलोपेकस है ना। देखिए, चक्र में क्या है, जो झारखंड का चिक, यहाँ पे अभी लगा नहीं है इमेज, इमेज में लगा दूंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा है ना, इमेज जब लगाऊंगा तो दिखाऊंगा। क्या है, इसमें अशोक स्तंभ भी है, अशोक स्तंभ आप जानते हैं। अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित किया गया है। देखिए, बताया गया कि अशोक स्तंभ जो है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो ये सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ना, सहकारी संघवाद को क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कर रहा है। चलिए, इसमें पूछा जाए कितने नर्तकों को दिखाया गया, तो 48, ये सब सवाल पूछ देता है। अभी सौर चित्रकारी, और सौर चित्रकारी क्या बताती है, जनजातियों की समृद्ध संस्कृति विरासत है ना। देखिए, यहाँ पे बना हुआ नहीं है, शायद मिस हो गया है, इसे मैं इंक्लूड करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप देख लेंगे। अब पूछा जाएगा कि ये नया जो आपका ये आया है, सिंबल आया है, जो एम्बलम आया है, स्टेट एम्बलम, वो आया कब था, तो 14 अगस्त 2020। 15 अगस्त को आजादी होती है, तो याद रखिए, कोरोना वाला समय था तो 14 अगस्त को आया था, ठीक है ना, कोरोना वाले समय में आजादी से एक दिन पहले, इस तरह से कुछ याद रख लेना। फिर क्या है, वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रगति का, अब है ही नहीं बना हुआ, तो मैं इसे कैसे दिखा दूं, ठीक है, तो ये हम लोग देख लेंगे डाउनलोड कर करके, लास्ट में मैं इसे इंक्लूड करवा दूंगा, ठीक है ना, मैं इसे इंक्लूड करवा दूंगा इसको। अभी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो ये उसी से आप देखिए, यहां से आपके सवाल आते हैं, प्रतीक चिन्ह से भी जो इंपॉर्टेंट, जनगणना से आपके तीन, कम से कम 2 से 4 सवाल आते हैं। जनगणना से कितने सवाल आते हैं जी, 2 से 4 सवाल। और अभी जो जनगणना आखिरी कब हुई है, 2011 में हुई है, ठीक है ना, 2021 का डेटा अभी रिलीज नहीं किया गया है। चलिए, तो कुल जनसंख्या क्या है, कुल जनसंख्या क्या है, दो तीन 3,29,88,134। तो आपको 3,29,88,134 याद रखना, जो कि 10 साल पहले कितनी थी, मतलब 2001 में कितनी थी, तो 2,59,00,000 थी। तो देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 2.72, और जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार, ये सब मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, वो सब जो बता रहे थे वो इकोनॉमिक सर्वे उर्वे के आधार पे था, लेकिन अगर क्वेश्चन में कि जनगणना के आधार पर, वो पूछेगा क्वेश्चन में, उसे पूछना होगा तो वो जनगणना के आधार पर ही पूछेगा, ठीक है ना, वो लिख देगा उसमें, तो ये 14वां था, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए कुछ पुरुष जनसंख्या क्या है, महिला जनसंख्या क्या है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, नंबर याद करने पे बहुत फोकस नहीं करना, हालांकि हमने दे दिया है, पर नंबर याद करने पे फोकस नहीं करना, परसेंटेज याद रखना, ठीक है। तो अगर आप पुरुष का परसेंटेज भी याद रखते हैं और इसको 100 में से माइनस कर देंगे, तो ये महिला वाला तो खुद ब खुद निकल जाएगा। तो आपको परसेंटेज याद रखना है, और पुरुष और महिला, तो एक का याद कर लीजिए, पुरुष का याद कर लीजिए 51.32, 51.32, तो अपने आप हो जाएगा 48.63, ठीक है, 100 से माइनस करेंगे क्योंकि टोटल क्या है, 100% है, और महिला का यहाँ निकल जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या, ऊपर आपने पढ़ा क्या है, 75.95, एक याद कीजिए, खुद ब खुद पता चल रहा है कि लगभग 24% लोग, फिर इसको 100 से माइनस कर दीजिए, तो एक ग्रामीण वाला तो, ये शहरी वाला तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है, या ग्रामीण आपको याद रहता है तो याद रखिए, या शहरी याद है कि 24.05, मतलब 24% लोग शहर में, मात्र 24% लोग, और 0.05 है, तो उधर आप माइनस करेंगे तो 75.95 अपने आप हो जाएगा, ठीक है।
फिर क्या है, एससी की जनसंख्या क्या है, तो 12.08, ये डायरेक्ट याद रखना होगा, ये दोनों डेटा एकदम याद कर लेना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एसटी कितने हैं, 26.20, ज्यादा है, इसीलिए इनके लिए कितने सीट रिजर्व थे जी लोकसभा में, 5 सीट रिजर्व थे 14 में से। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा, पॉपुलेशन को सही रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जरूरी है कि लोकसभा में सीटें भी क्या दिया जाए, उनके प्रोपोर्शन में दिया जाए, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में दिया जाए, इसलिए आपको ये याद रखना है। यहाँ आपको क्या याद रखना है, बस पुरुष का याद रखेंगे, माइनस कर देंगे, 100 से महिला निकल जाएगा। ग्रामीण और नगरी में भी क्या करेंगे, कोई एक याद रखेंगे, 100 से माइनस कर देंगे, दूसरा वाला निकल जाएगा। एससी कितना है, 12.08, इसलिए इनके लिए मात्र 1 सीट रिजर्व था। और एसटी चूंकि ज्यादा है तो प्रोपोर्शन में आपको दिया जाता है सीट का रिप्रेजेंटेशन, तो 5 सीट रिजर्व है, ठीक है। अल्पसंख्यक कितने हैं, तो अल्पसंख्यक लगभग 20% है, 19.12%, 19% से थोड़ा सा ज्यादा है। और बच्चे कितने 0 से 6 आयु के, तो 16.33, तो अल्पसंख्यक 19-12 और बच्चे 16-33, अल्पसंख्यक 19-12, अल्पसंख्यक कितने 19-12, है ना। आप 19-12 याद रखिए, पॉइंट तो लगाना ही है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। राज्य में कुल श्रमिक, ये सब देखिए, राज्य में कुल श्रमिक 1,30,00,000, पुरुष हमेशा ज्यादा होंगे 84,24,24,000 और महिलाएं 46,73,000। डेटा याद कर सकते हैं कर जाइए, अन्यथा ये परसेंटेज वाला आप रट जाएंगे, परसेंटेज वाला तो आप रट ही जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, मैं आपको बता रहा हूं इससे ही आपके कितने सवाल आएंगे, लगभग लगभग आपके 4-5 सवाल इसी सेशन से आ जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। कितने जिलों का गठन हुआ है जी, जो मैं कंफ्यूज कर गया था, मतलब बोलने के क्रम में मुझसे मिस्टेक हो गया था, लेकिन आप नहीं करेंगे, 6 का। किसका किसका हुआ है जी, तो पश्चिमी सिंहभूम से कौन सा हुआ है, सरायकेला खरसावां। रांची से कौन सा हुआ है, खूंटी। फिर कौन, गुमला से सिमडेगा, है ना। हजारीबाग से रामगढ़। और क्या हुआ, पलामू से लातेहार। और दुमका से जामताड़ा। याद हो गया आपको, पलामू से लातेहार, दुमका से जामताड़ा, हजारीबाग से रामगढ़, रांची से खूंटी, फिर गुमला से सिमडेगा, है ना। और कौन सा एक है, पश्चिमी सिंहभूम से सरायकेला खरसावां। चलिए अब क्या, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो कई बार आता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, है ना। आरोही और अवरोही क्रम जिसे कहते हैं हिंदी मीडियम वाले, है ना। तो न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या का है लोहरदग्गा में, सबसे कम कहां है जी, लोहरदग्गा में। अच्छा, ये लोहरदग्गा में क्या होता था, लोहे का व्यापार होता था। यहां से जो लोहा है वो सीरिया तक जाता था, दमिश्क, दमिश्कस जिसे कहते हैं, सीरिया जो आज सिविल वॉर में बर्बाद हो चुका है, उस दमिश्क तक जाता था और इसके तलवार बनते थे। और लोहे के व्यापार के चलते इसका नाम क्या पड़ा, लोहरदग्गा। तो पूछे कि प्राचीन काल में झारखंड में लोहे के व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो लोहरदग्गा। याद रखेंगे, जनसंख्या याद रखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, एक रैंडम फिगर याद रखें कि 4,61,000 है, ठीक है ना। उसके बाद खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा और लातेहार, ठीक है। तो क्या, लोहरदग्गा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा और लातेहार। देखिए कुछ इस तरह से याद करने का प्रयास किया कि LKSKL, LKSKL, फिर आपको धीरे 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 याद हो जाएगा। लोहरदग्गा LK, लोहरदग्गा, खूंटी, लोहरदग्गा, LKS, सिमडेगा, लोहरदग्गा, खूंटी, सिमडेगा, के कोडरमा, L लातेहार। देखिए शॉर्ट कुछ ऐसे होता है ना, तो आप क्वेश्चन जब देखते हैं तो आपको LKSKL लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कनेक्ट करेगा, गारंटी है। क्योंकि देखिए जब आप सामान्य रूप से बैठते हैं तो सारे जिले आपके लिए ऑप्शन है, मगर वहां क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहता है और उसमें से आपको छांटना है ना। तो LKSKL, लोहरदग्गा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार। लोहरदग्गा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार। 5 बार बोलिए, लोहरदग्गा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार। क्या है, छोटा से बड़ा, सबसे कम किसमें, लोहरदग्गा में, और फिर खूंटी में थोड़ा सा ज्यादा, सिमडेगा में थोड़ा सा ज्यादा, कोडरमा में थोड़ा सा ज्यादा, लातेहार में उससे थोड़ा। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है जी, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या रांची में है। याद रखेंगे, जनसंख्या घनत्व, मैंने क्या कहा, जनसंख्या घनत्व कहां है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां है, वो धनबाद में। ध्यान, पॉपुलेशन डेंसिटी बिल्कुल अलग बात होती है और पॉपुलेशन बिल्कुल अलग बात होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब होता है कि 1,000 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, तो वो धनबाद में सबसे ज्यादा है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है ना। रांची सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, रांची कैपिटल में, याद रख लेना।
सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का रांची, फिर धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो। बहुत आसान है। धनबाद, पहले रांची क्लियर कर लीजिए, कैपिटल है, सबसे ज्यादा लोग रहेंगे, कैपिटल में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, है ना, मैक्सिमम कहाँ रहते हैं, कैपिटल में ही रहते हैं, तो कैपिटल में है रांची, धनबाद। उसके बाद क्या है, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो। गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, याद रखना। रांची, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो। लेकिन सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, उससे कौन सा जिला अलग हुआ, सरायकेला खरसावां, ये सब ध्यान रखना। और पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, 1000 किलोमीटर में सबसे सर्वाधिक लोग कहाँ रहते हैं, तो धनबाद में रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, रांची का है, याद रखना। समझ गए। अब क्या है जी, हाँ एक देखिए यहां से नोट आप देख सकते हैं, झारखंड में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि, डिकेडल ग्रोथ। डेकेडल ग्रोथ मतलब एक जनगणना और दूसरे जनगणना के बीच का सर्वाधिक ग्रोथ 1981 से 91 के बीच 24% रहा। तो सर्वाधिक डेकेडल ग्रोथ कब देखा गया था, 81 से 91 के बीच, है ना। 81 की जनगणना और 91 की जनगणना में बड़ा डिफरेंस देखा गया था, लगभग 24% का डेफिनेशन, ये डिफरेंस देखा गया था, 24% वृद्धि हुई थी, डेकेडल ग्रोथ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा हुआ भी है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले मतलब ग्रोथ किसमें सबसे ज्यादा, वो तो एक था कि सर्वाधिक जनसंख्या निवास कहाँ करती है, एक है कि ग्रोथ कहाँ हुआ। तो अब देखिए सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है कोडरमा में, याद रखना, फिर चतरा में, फिर गिरिडीह में, फिर पाकुड़ में, फिर देवघर में। ऊपर वाला दो याद रखिए, कोडरमा चतरा, दो ही याद रखिए। इसमें क्या याद रखेंगे, दो ही याद रखेंगे, कोडरमा और चतरा। जबकि देखिए न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई, धनबाद में। अच्छा, धनबाद में न्यूनतम वृद्धि न्यूनतम हुई है, पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है और पॉपुलेशन कितना है, सेकेंड हाईएस्ट। पॉपुलेशन सेकेंड हाईएस्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट, लेकिन वृद्धि न्यूनतम, मतलब वृद्धि नहीं हो रही है तो भी इतना डेंसिटी है, बताइए, जगह ही नहीं है ना। फिर पूर्वी सिंहभूम, दो याद रखेंगे बस, यही याद रखना। परसेंटेज याद रख लेना, 43, 42, 31, 77, दो का 43, 42, 31, 77, इधर 11, 99, 15, 68, 11, 99, 15, 68, ठीक है। ऊपर के दो को याद रख लेना, यहां से आपका सवाल हल हो जाएगा, विशेष दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपके पास डेटा है, आप याद करना चाहें आपकी इच्छा, मेरा काम है आपको गाइड करना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो मैं बार बार कह रहा हूं, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी वो कहां है जी, धनबाद में 1316, एकदम याद करो, बोकारो 715। बताइए सेकंड वाले से लगभग दुगना है, लगभग दुगना, पूरा तो नहीं है, लगभग दुगना है, 1316। और धनबाद बोकारो, धनबाद बोकारो लगभग एक ही जगह है ना, धनबाद बोकारो। मैं रहता धनबाद में था, पढ़ता कहां था, बोकारो में पढ़ता, ठीक है। तो धनबाद बोकारो 1316 और ये 715, धनबाद और बोकारो, इसकी सबसे ज्यादा क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, तो कोडरमा में हुई 43, 42, 43, 42। सबसे कम वृद्धि धनबाद में 1199, सबसे ज्यादा डेंसिटी 1000 वर्ग किलोमीटर पे, तो धनबाद में 1316, 1316, है ना। सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन धनबाद में, हाईएस्ट पॉपुलेशन रांची, है ना। और सबसे कम पॉपुलेशन लोहरदगा में, फिर खूंटी में। दो दो याद कीजिए, आपका काम हो जाएगा। सेंसस से देखिए 2-3 सवाल आते ही आते हैं, इसमें कोई, अब देखिए ये 3-4 और राज्य दिए हुए, ये जिले दिए हुए हैं, मतलब धनबाद बोकारो के बाद भी और कौन, तो रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, इसमें आपको परेशान नहीं होना है, बाकी आपके पास है, आप पढ़ सकते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का है, तो सिमडेगा, लातेहार, ये दो याद रख लीजिए, एक में 159, एक में 169, याद हो सकता है। सिमडेगा गुमला से जो अलग हुआ, और एक लातेहार जो पलामू से अलग हुआ, सिमडेगा जो गुमला से अलग हुआ, लातेहार जो पलामू से अलग हुआ, ध्यान रखना। लिंगानुपात कितना है जी, लिंगानुपात 948 है, 2001 में 941 था, मतलब 7 महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर बढ़ गई है। और ये देश में लिंगानुपात की दृष्टि से देश में 17th पोजीशन है। 2001 में कितना था, 941, अब कितना है, 948। देश में कितना हमारा पोजीशन है, 17। केरल में सबसे हाईएस्ट है, महिला पुरुष से ज्यादा महिलाएं, है ना। चलिए लिंगानुपात हो गया, अब लिंगानुपात वाले जिले देख लें। तो लिंगानुपात वाले देखिए, ग्रामीण लिंगानुपात की, तब देखिए 2001 के आंकड़ा को उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बस आपके समझ के लिए लिख दिया गया है ना। ग्रामीण लिंगानुपात क्या है, 961। 2001 में एक ज्यादा था, ग्रामीण लिंगानुपात एक कम हुआ, बस
एक डेटा याद रखिए और थोड़ा सा दिमाग में रखिए, कम हुआ, एक कम, 961। नगरीय क्या हुआ है 40, ये क्या हुआ है -1 हुआ है, ये क्या हुआ है +40 हो गया है जी। देखिए नगरीय लिंगानुपात 910, एससी में क्या है 950 और एसटी 1003। बताइए जिन्हें हम ट्राइबल कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, वो कितने विकसित है कि उनका लिंगानुपात 1003 है, और हम सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लोग, हमारा देखिए क्या स्थिति है ना। तो एसटी में याद रखना 1003, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा। ग्रामीण 961, पहले क्या था 962। पूर्व ये शहरी 910, पहले क्या था 870। याद हो जाएगा, 2 बार 3 बार सुनिएगा, लिख लीजिएगा, 2 बार 3 बार रीडिंग दीजिएगा, याद हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम, वही पश्चिमी सिंहभूम जो सबसे बड़ा क्या है संसदीय क्षेत्र भी है, वही जिससे सरायकेला खरसावां अलग भी। देखिए जब पढ़िए तो क्या कीजिए, चीजों को रिपीट कीजिए, चीजों को रिपीट कीजिए। ये क्या है जनसंख्या यहाँ पे लिंगानुपात क्या है 1005, मतलब 1000 पुरुष है 1005 महिलाएं है ना, पुरुष से ज्यादा महिला। अगला क्या है सिमडेगा, खूंटी, गुमला, पाकुड़। एकमात्र जिला जिसकी जनसंख्या जिसका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है वो पश्चिमी सिंहभूम है कि नहीं। एकमात्र है ना जिला जिसका लिंगानुपात क्या है 1000 से ऊपर है, मतलब जहां पुरुष से ज्यादा महिला है वो क्या है पश्चिमी सिंहभूम है, ध्यान रखना। और पश्चिमी सिंहभूम से कौन सा जिला अलग हुआ है जी, सरायकेला खरसावां। न्यूनतम लिंगानुपात धनबाद कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, न्यूनतम लिंगानुपात धनबाद में 909, बड़ा खराब है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा, पॉपुलेशन सेकंड, वृद्धि दर सबसे कम 11.99 और लिंगानुपात भी सबसे कम 909। तो वृद्धि दर और लिंगानुपात एकदम कम है, मतलब वृद्धि हुआ ही नहीं। समझ सकते कि महिलाओं की वृद्धि नहीं हुई, तो इससे आप ये भी याद रखें कि लिंगानुपात भी सबसे कम है और वृद्धि भी सबसे कम है। एक बना लीजिए कि धनबाद में कुछ भी महिलाओं की वृद्धि नहीं हुई, तो लिंगानुपात भी सबसे कम है और आपका ये भी सबसे कम है, वृद्धि दर भी सबसे कम है। डेटा याद है बहुत अच्छी बात, नहीं याद कोई बात नहीं, कई जिलों के नाम ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, हालांकि डेटा दिया है आप याद कर सकते हैं। शिशु लिंगानुपात क्या है जी, तो 948 है, जबकि 2001 में 965 थी, तो थोड़ा सा कमी देखने को मिली। इससे क्या पता चलता है कि आने वाले समय में थोड़ा सा और डेमोग्राफी में दिक्कत हो सकता है। अभी क्या है 948, पहले क्या थी 2001 में 965 थी। तो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात अब चूंकि घटा है तो ये 957 रह गया है, पहले ज्यादा था। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी घटा है, नगर में भी घटा, ग्रामीण में भी घटा। एससी और एसटी वाला आप याद रखेंगे 984 979, लेकिन 1000 किसी में नहीं है ना, तो दिक्कत है, थोड़ा सा यहाँ पे काम करने की जरूरत है, सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। आप भी जब अधिकारी बनेंगे तो आप भी ध्यान देने का प्रयास करेंगे। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, तो न्यूनतम लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात और वृद्धि धनबाद, सर्वाधिक पश्चिमी सिंहभूम, सबसे बड़ा क्षेत्र सरायकेला खरसावां है ना, और लिंगानुपात भी सबसे अच्छा है, शिशु लिंगानुपात भी सबसे अच्छा है, ठीक है। 1000 किसी में नहीं, ये याद रखेंगे। जबकि लिंगानुपात में पश्चिमी सिंहभूम को 1000 था, लेकिन शिशु लिंगानुपात बच्चे जो 0 से 6 वाले वो क्या है अभी भी कहीं 1000 से ऊपर नहीं है। साक्षरता दर कितनी है जी, साक्षरता दर मात्र 66.41% है जो, लेकिन पहले तो और भी कम थी, 53-56 थी, 53.56, तो बढ़ा है, लेकिन फिर भी साक्षरता की दृष्टि से 32वां स्थान है। सब पहले स्थान पे यहाँ भी कौन है, केरल, यहाँ भी कौन है, केरल है, याद रखना। अब देखिए साक्षरता दर है, साक्षरता दर तो पुरुष का क्या है 76.84, महिलाओं का 55.48 है ना, ग्रामीण में 61.1 और नगरीय में 80, मतलब नगर में लगभग 82% लोग तो शिक्षित है, ग्रामीण में 61% है, फर्स्ट डिवीजन टाइप का। यहाँ तो डिस्टिंक्शन वाला है नहीं, 82.3% और यहाँ 61.1%। याद रखना है, ये सब डेटा है, इसमें कुछ बताने वाली बातें, हाँ ये याद रखना। सर्वाधिक साक्षरता, तो जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हुआ, सबसे ज्यादा पढ़े लिखों का भी पॉपुलेशन, कुछ भी कहानी बना ली। रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद भी पढ़ा लिखा इलाका है, रामगढ़ और बोकारो, रांची और पूर्वी सिंहभूम, ये दो याद रखना। न्यूनतम साक्षरता दर तो पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देखिए पाकुड़ में तो 50% से भी कम है ना, पाकुड़ साहेबगंज दो याद रखेंगे, पाकुड़ साहेबगंज।
अब देखिए यहां से आपको क्या है, आंकड़ों से अच्छा है कि आप जिले याद करें, आंकड़े दिए हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रांची, सर्वाधिक साक्षरता भी रांची, न्यूनतम पाकुड़, सर्वाधिक महिला रांची, सबसे ज्यादा रांची में एजुकेशन लिटरेसी रेट, पुरुष की लिटरेसी रेट भी रांची, महिलाओं की भी रांची, और पाकुड़ में दोनों जगह महिला पुरुष का दोनों कम, याद हो जाएगा। सर्वाधिक एससी कहाँ है जी, तो ये पलामू में है। न्यूनतम एससी कहाँ है, लोहरदगा। सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पलामू, और सबसे कम लोहरदगा, उसी से अलग होकर के बना, सॉरी उससे अलग होकर नहीं, लातेहार बना। पलामू से क्या बना, लातेहार। लोहरदगा तो मैंने बताया कि यहाँ पे कोयले का, ये क्या बोलते हैं, लोहे का काम होता था। सर्वाधिक एसटी रांची, न्यूनतम एसटी कोडरमा। सबसे कम ट्राइब कहाँ है, कोडरमा में। सबसे ज्यादा ट्राइब कहाँ है, रांची में। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ है, रांची में, है ना। सर्वाधिक एससी बाई परसेंटेज चतरा में, परसेंटेज से चतरा में, न्यूनतम एससी बाई परसेंटेज पाकुड़ में, सर्वाधिक एसटी बाई परसेंटेज खूंटी में, न्यूनतम एसटी बाई परसेंटेज। तो पॉपुलेशन और परसेंटेज में कम है कोडरमा, लेकिन पॉपुलेशन में रांची एसटी का ज्यादा और परसेंटेज में खूंटी ज्यादा। कुछ भी आप याद रख सकते हैं ऐसे। सर्वाधिक अल्पसंख्यक सिमडेगा और न्यूनतम अल्पसंख्यक सरायकेला खरसावा। देखिए डेटा है, रीडिंग देने वाली ही बात है ये तो, है ना, इसमें तो कुछ समझाने की बात नहीं, डेटा। ये सेशन ही लाया गया कि सही डेटा आप तक पहुंचे, ठीक है। सही डेटा आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है, सोर्सेस के साथ पहुंचना जरूरी है। सारे चीजें भी लिखिए, आप रट सकते हैं तो रटिए, लेकिन मेरा आपको रहेगा ये राय कि आप पहले जिला याद कर लीजिए, जिला याद रखिए। उसके बाद इधर क्या है कि इससे डेटा से बहुत सवाल नहीं बनते, ठीक है ना। चलिए, हालांकि डेटा है, आप पढ़ सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आपको बताया नहीं है, क्योंकि मैं इसे पढ़ करके क्या करूंगा कि 6.86 5.86 नहीं, ये आप याद कर लीजिए। ओबीसी की कुल जनसंख्या कितनी है जी, ये याद रख, ये डेटा याद रखिए। 1,33,00,000, जो राज्य का लगभग 40.42%, लगभग 40.5%, 1,43,40,40% क्या है, ओबीसी है। और सबसे ज्यादा ओबीसी कहाँ रहते हैं, गिरिडीह में। इसके बाद देवघर, पलामू, सरायकेला खरसावा। सबसे ज्यादा ओबीसी गिरिडीह में, लगभग कितने परसेंट है टोटल राज्य में, 40.42%, और सर्वाधिक कहाँ रहते हैं, गिरिडीह में। देखिए एक पीडीएफ में आपको मैं बता रहा हूं 4 से 5 नंबर कम से कम है। अब देखिए सबसे ज्यादा तो गारंटी बात है, सबसे ज्यादा कौन से धर्म के लोग रहेंगे, हिंदू धर्म के लोग, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, जैन, बौद्ध, अन्य, मतलब बहुत से लोग रहते हैं, है ना। हर धर्म के लगभग लोग रहते हैं यहाँ पे। अल्पसंख्यक केंद्रित जिले कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से, सिमडेगा, पाकुड़, साहेबगंज, खूंटी, रांची, गुमला। खूंटी, रांची, गुमला, सिमडेगा, पाकुड़, साहेबगंज। सिमडेगा, साहेबगंज, 100 से 2 है। सिमडेगा, साहेबगंज, रांची, खूंटी, रांची से यहाँ लगोगे खूंटी बना, गुमला, पाकुड़। देखिए यहाँ भी यहाँ क्या है, देखिए एक चीज में आपको याद, देखिए इमेज बनाइए दिमाग में, है ना, इमेज बनाइए दिमाग में। जब तक इमेज नहीं रहेगा तब तक हर चीजें याद नहीं की जा सकती। दो तो 100 से है, साहेबगंज और सिमडेगा। ये क्या, खूंटी, रांची एक साथ याद करिए, गुमला, पाकुड़ एक साथ। दोनों में क्या है, ऊ की मात्रा, पाकुड़, गुमला, पाकुड़, गुमला, है ना। रांची खूंटी, सिमडेगा, साहेबगंज, सिमडेगा, साहेबगंज। ये क्या है, केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा है ये। क्या ये अल्पसंख्यक केंद्रित जिले, माइनॉरिटी का जिला कौन कौन सा माना गया है, सिमडेगा, साहेबगंज, पाकुड़, गुमला, रांची, खूंटी। पाकुड़, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, साहेबगंज। केंद्र सरकार ने इसे अल्पसंख्यक केंद्रित जिलों का दर्जा दिया। एसटी की कुल जनसंख्या कितनी है जी, 39,85,000, जो कि 12.8% है, 0.8%। सर्वाधिक एससी पलामू में, फिर धनबाद में। ऊपर के दो दो याद रखना है बस। पलामू, धनबाद, एससी शेड्यूल कास्ट, पलामू, धनबाद, शेड्यूल कास्ट, पलामू, धनबाद, शेड्यूल कास्ट, पलामू, धनबाद। न्यूनतम एससी, सबसे कम लोहरदगा, खूंटी। लोहरदगा और खूंटी में सबसे कम, सबसे ज्यादा पलामू, धनबाद, सबसे कम लोहरदगा, खूंटी। सबसे ज्यादा पलामू, धनबाद, सबसे कम लोहरदगा, खूंटी। बाकी आप के लिए डेटा दिया है, आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये सब ऊपर वाला याद रखना, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट।
ये आपको रट जाना, ये रट जाइए। राज्य की कुल जनजातीय आबादी में विभिन्न जनजातियों का प्रतिशत, सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है जी? संथाल का, उसके बाद उरांव का, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो, फिर खरवार। याद रखेंगे। पूछेगा कि किसके किसके वृद्धि में कमी आई, तो देखिए यहाँ क्या है, माइनस हो रहा है, यहाँ क्या है, माइनस हो रहा है। पहले एक में 34 था, अब कितना है, मात्र 31% है, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा है। यहाँ तो वृद्धि देखने को मिली है, यहाँ भी क्या दिखी, कमी दिखी, तो मुंडा और संथाल में कमी दिखी है। यहाँ भी वृद्धि है, यहाँ भी वृद्धि है। तो दो जनजाति जिनका 10वीं वृद्धि दर में कमी आई, तो मुंडा और संथाल। ये सवाल पूछ सकता है, डिकेडल ग्रोथ, देखिए क्वेश्चन घुमाएगा तो इतना ही घुमाएगा, डिकेडल ग्रोथ में डिक्रीज कौन कौन किया, कौन कौन सी जनजाति, तो मुंडा और संथाल। कौन कौन? संथाल एंड मुंडा। देख सकते हैं आप यहाँ ऊपर से नीचे कर क्रम सजाने दे, तो संथाल, उरांव, मुंडा, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार, सोम एच के, है ना, SOMHK, सोम HK, संथाल, उरांव, मुंडा, हो और खरवार। समझ गए? डेकेटल ग्रोथ में कहा कमी आई, संथाल और मुंडा में। आदिम जनजातियां जो 6 हैं, कौन कौन सी आदिम जनजातियां, अभी मैंने याद कराया था आपको। सबसे पुरानी तो असुर ही है, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, कोरबा, परैया, असुर, बिरहोर, सबर, बिरिजिया। तो सबसे कम याद रख लीजिए बिरिजिया है थोड़ा, और सबसे ऊपर तो पहले माल पहाड़िया। अब याद रखिए इनके पास क्या है, ज्यादा माल, कुछ बना लीजिए, है ना, इनके पास क्या है, ज्यादा माल, लेकिन है तो मतलब इनकी तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम याद करने के लिए कर रहे हैं, सरकार को इन पे ध्यान देना चाहिए, है ना। इनकी कितना, 46%। ये आप रट दिए, दो पहाड़िया वाले ऊपर है, फिर कोरबा, परैया, असुर, बिरहोर, सबर, सबसे नीचे बिरिजिया, सबसे ऊपर माल पहाड़िया, फिर सोरिया पहाड़िया। ध्यान रखेंगे, सबसे नीचे बिरिजिया, ठीक है। ये वाला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट। और राज्य की लगभग 91% अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्र, वो पता है ट्राइबल लोग ज्यादा कहाँ रहते हैं, गांव के इलाकों में रहते हैं। सबसे नीचे बिरजिया, सबसे ऊपर माल पहाड़िया, याद रखना। उसके बाद आप रख सकते हैं, है ना। ऊपर का 2 याद रखेंगे तो काम फिर भी चल जाएगा, ऊपर का 2 और नीचे का 2, ऊपर का 2 और नीचे का 2, उससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये हुआ आपका आज क्लास, है ना। हम थोड़ा सा मैप को अब देख लेते हैं, अभी हम लोग अब थोड़ा सा क्या करते हैं, मैप को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा जी, हम लोगों ने देखा कि क्या है झारखंड में। अब मैं कुछ थोड़ा सा आपको बता देता हूं, हमने क्या क्या देखा कि झारखंड जो है, ये तो हमने पढ़ा उसके बारे में। झारखंड में जो मुख्य मुख्य बातें देखी, हमने देखा कि 15 नवंबर 2000 को इसका क्या होता है, इसका गठन होता है। इससे अलग होकर के बिहार से। अगर कोई पूछे झारखंड मूवमेंट मूवमेंट प्रारंभ कब हुआ, हिंदी इंग्लिश मिला के मैं लिख रहा हूं, है ना। प्रारंभ कब से माना जाता है, तो 1900, ठीक है, 1912 से ही माना जाता है, याद रखेंगे। 2000 के समय कितने जिले थे जी, 18 जिले थे। इसके बाद कितने हो गए, +6 हुए, तो कितने हो गए टोटल, 24 हो गए। 6 के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, है ना, कि सरायकेला खरसावा बना, पश्चिमी सिंहभूम से रांची से खूंटी बना, हजारीबाग से रामगढ़ बना, दुमका से क्या बना, गुमला बना, इस टाइप से हमने, सॉरी, गुमला से सिमडेगा बना, है ना, और दुमका से जामताड़ा बना, ठीक है। तो ये सब हमने देखा। तो अभी कितने जिले हैं जी, 24 जिले हैं। 5 क्या है जी, 5 तो सर आपने बताया कि डिवीजन है सर, 5 डिवीजन। 5 डिवीजन के बारे में थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले है सर आपका नॉर्थ, छोटा नागपुर, और इसमें सर कुल कितने जिले बताए आपने सर,
इसमें सर आपने बताए नॉर्थ छोटा नागपुर में आपने बताया सर 7 जिला, क्या बताया सर? 7 जिला। कौन कौन सा बताया ये मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, ये आपके काम आ सकता है। तो आपको इसमें कौन कौन सा है? चतरा, हजारीबाग। नॉर्थ में आपका कौन कौन सा आएगा जी? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। चतरा, हजारीबाग, याद रख लेंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। हजारीबाग, अभी मैप पे भी हम लोग इसको लोकेट कर लेंगे। गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़, कोडरमा, रामगढ़। अब रामगढ़, धनबाद और बोकारो कितने हुए? 3, 2, 5, 2, 7। हाँ, धनबाद एंड बोकारो। जिसमें आपको पता है रामगढ़ कहां से बना है? हजारीबाग से ही टूट कर बना है, ठीक है ना। तो एक तो ये हुआ। दूसरा क्या है जी? साउथ छोटा नागपुर। साउथ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर में कितने जिले बताए जी मैंने आपको? साउथ छोटा नागपुर में हमने पढ़े थे 5 जिले, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची। कौन कौन सा है? लोहरदगा, दगा, सिमडेगा, रांची। लोहरदगा, सिमडेगा, रांची, लातेहार, ये सॉरी माफ कीजिएगा, एक है गुमला, एक और जिला है आपका लोहरदगा, सिमडेगा, रांची, गुमला, खूंटी। हाँ, रांची से अलग होके बना, वही दिमाग से निकल रहा था, मैं वही सोच रहा था। खूंटी, खूंटी या खूंटी लिखते हैं। तो खूंटी किससे अलग हुआ है? रांची से ही अलग हुआ, तो इसी में आएगा। इसमें कितने हैं जी? 5। तीसरा कौन सा है? संथाल परगना डिवीजन। संथाल परगना डिवीजन में कितने जिले हैं जी? तो संथाल परगना डिवीजन में आपके 6 जिले हैं। जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़। इसमें कितने? 6 हैं। जामताड़ा, जामताड़ा किससे अलग हुआ है? दुमका से, है ना। अभी हमने देखा बार बार, जो मैंने एक बार मिस्टेक भी किया, है ना, बोलने के क्रम में क्या हुआ था कि मैंने बोल दिया कि नहीं बाद में, पहले बने, पहले नहीं बने। बाद में ही बनेंगे, कैसे पहले बनेंगे? जामताड़ा, दुमका, देवघर, और क्या क्या हो जाएगा यहाँ? जामताड़ा, दुमका, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा। देवघर, दुमका, पाकुड़ और गोड्डा भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो ये आपको लिख लेना है अपने कॉपी में एक जगह, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं कि कौन सा इसमें साउथ छोटा नागपुर में आता है, कौन सा नहीं आता है। तो इधर 3 या 5 हो गए, 7, 5, 6। चलिए, और 2 डिवीजन बचा, एक बचा आपका पलामू। पलामू, इसमें कितने? 3 जिले। और एक बचा आपका कोल्हान। कोल्हान क्या है? सबसे नया इस्टेब्लिश्ड है ना, न्यूली इस्टेब्लिश्ड, न्यूली इस्टेब्लिश्ड डिवीजन। ठीक है। तो पलामू में कौन कौन से जिले हैं जी? पलामू में पलामू, गढ़वा, और इसी से जो अलग हुआ लातेहार। पलामू, और इसी से 2 अलग हुए, कौन कौन? गढ़वा और लातेहार। अच्छा, एक बात याद रखना है, एक पलामू का किला है, मैं आपको बता दूं। बाकी तो कोर्सेस में आप जुड़ेंगे तो आपको पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाएगा। लातेहार में ही क्या स्थित है? पलामू का किला। तो पलामू का अगर फोर्ट पूछे तो कहाँ है? लातेहार में है, पलामू में नहीं है। था पलामू में ही, लेकिन क्या हुआ, चूंकि जिला जब अलग हुआ तो ये भी अलग हो गया, है ना। अब चलिए, ये क्या है? कोल्हान में क्या है? तो ये बहुत इजी है, इसको एकदम याद कर लेंगे। पश्चिमी सिंहभूम, वेस्टर्न सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, और क्या है? सरायकेला खरसावा। समझ गए? तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए, मैप पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहले थोड़ा सा इसे मिटा दो।
24 जिले हैं, बनने समय कितने थे? 18, बाद में कितने बने? 6 बने, है ना? बार बार मैंने बताया। चलिए, अभी हमने क्या देखा? तो ये देखिए, ये ग्रीन से जो मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है? तो आपसे अगर पूछेगा ये कौन सा हुआ जी आपका? कौन सा? मैं डिविजन्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? डिविजन्स क्या पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे? डिविजन्स। तो आपसे पूछेगा कि पलामू डिवीजन किस किस से बाउंड्री बनाती है, किस किस राज्यों से? तो देखिए, ये 3 राज्यों से बनाती है। एक तो आपके बिहार से, एक आपका इसका जो गढ़वा है वो यूपी से भी बनाता है, और गढ़वा आपका छत्तीसगढ़ से भी बनाता है, और लातेहार भी आपका छत्तीसगढ़ से बनाता है। तो गढ़वा किससे किससे बनाता है जी? यूपी से भी बनाता है, छत्तीसगढ़ से भी बनाता है, और बिहार से भी बनाता है। एकमात्र ऐसा जिला जो 3 राज्यों से गठन कर रहा है ना, एकमात्र, मतलब इधर जो है पलामू का क्या है, ये गढ़वा किससे किससे कर रहा है जी? गढ़वा कैसा जिला है जो 3 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है? 3 राज्यों से, किससे किससे? यूपी से भी, बिहार से भी, और छत्तीसगढ़ से भी। ध्यान रखना है, गढ़वा, गढ़वा किससे? यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, इतना याद रखना है, ठीक है? किधर है? तो आपने देखा पलामू में। चलिए, ये पलामू डिवीजन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कौन सा, अब एक और डिवीजन देखते हैं इधर। ये देखिए, ये जो अभी रिसेंट बना है, रिसेंट कौन सा बना था जी? ये देखिए इधर सरायकेला खरसावां वाला, ईस्टर्न सिंहभूम, ईस्टर्न जमशेदपुर पूछेगा कहाँ है, वेस्ट में या ईस्ट सिंहभूम में? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम में है, ठीक है? देखिए, ये डिविजन्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, यहाँ से कई सवाल बन सकते हैं, समझने का फेर है सिर्फ। गढ़वा 3 राज्यों से बनाता है जी, है ना? देखिए, ये कौन सा डिवीजन हो गया? ये कौन सा डिवीजन हो गया जी? ये हो गया आपका कोल्हान डिवीजन। कोल्हान डिवीजन, है ना? 3 है इसमें, 3 जिले। तो चाईबासा किसका हेडक्वार्टर है? वेस्टर्न सिंहभूम का चाईबासा, ईस्टर्न का जमशेदपुर, और सरायकेला खरसावां का सरायकेला। ध्यान रखना है, ठीक है? जमशेदपुर किधर पड़ेगा? ईस्ट साइड में पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। और वेस्ट में चाईबासा है। वेस्ट में क्या है? चाईबासा है। चाईबासा ही वो जगह है जहां के जे बार्थोलोमन थे, जिन्होंने ढाका विद्यार्थी काउंसिल में जाकर के क्या किया था? जी, गए थे, और वहां से क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन वहां पे बनाया था, मतलब उसके प्रतिनिधि थे ये। क्या है? वेस्ट सिंहभूम चाईबासा। हेडक्वार्टर से भी सवाल आते हैं, ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर। आधे लोगों को यही नहीं पता कि जमशेदपुर ईस्ट में या वेस्ट में, तो याद रखना ईस्ट में है। और ये कोल्हान वाला हो गया, ठीक है ना? अब क्या है जी? अब आप, अब देखिए इसमें काफी ज्यादा ये हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, तो ये आपको जो याद रखना है, और जम ये क्या है? जामता, ये ईस्ट सिंहभूम भी आपका नीचे उड़ीसा और ऊपर वेस्ट बंगाल से बनाता है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से बनाता है, ठीक है ना? अब इसके बाद कौन सा डिवीजन है? इसके बाद हम लोग एक डिवीजन देखते हैं, कौन सा? इसके बाद कौन सा डिवीजन देखेंगे हम लोग? छोटा नागपुर का डिवीजन देख लेते हैं, नॉर्थ छोटा नागपुर, ठीक है? नॉर्थ छोटा नागपुर, देखिए यहां पर है नॉर्थ छोटा नागपुर, ये बोकारो धनबाद वाला इलाका। देखिए, नॉर्थ छोटा नागपुर, देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना? इसलिए इसको बनाना मुश्किल ही लग रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं। रुक जाइए, देखिए कहाँ तक बन पाता है। हाँ, बन ही गया। हाँ, एक मिनट, ये ग्रीन से इसको दोनों आ जा रहा है ना, चतरा तो कॉमन बाउंड्री बना दे रहा है। ठीक है, तो ये ग्रीन जो है, जितना दूर ग्रीन है वो क्या है? ग्रीन वाला क्या है? ये क्या है? ग्रीन वाला क्या है ये? एक सेकंड, मैं इसे ग्रीन से नहीं करता हूँ, काम करता हूँ।
दूसरे रंग से कर दो, ब्लू से कर देता हूँ, ज्यादा दिखेगा। ओके, हाँ रांची छोड़ के, रांची कहाँ आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा, है ना, बोकारो। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया नॉर्थ, है ना। ये कौन सा हो गया, नॉर्थ हो गया, याद रखना है, नॉर्थ हो गया। और बाकी इधर सब क्या हो गया, इधर आपका संथाल परगना हो गया। ये वाला जो इधर साइड वाला है वो सब, एक सेकंड, ये कौन सा है जी, ये संथाल परगना वाला, ये संथाल परगना वाला है, ठीक है। ये क्या आपका संथाल परगना वाला, क्योंकि आपको पता है बिहार से बॉर्डर टच हो रहा है इधर, तो बिहार से ही जुड़ा हुआ था संथाल परगना, तभी ना आप पढ़ते हैं संथाल विद्रोह, ठीक है। वो संथाल परगना हुआ। और ये क्या है आपका, एक सेकंड रुकिएगा, ये पिंक से जो मैं बना रहा हूं, ये क्या है आपका छोटा, ये क्या है सदर्न छोटा नागपुर, रांची। याद रखिएगा रामगढ़ जो है वो किस में आता है, रामगढ़ आपके इस डिवीजन में आ जाता है, रामगढ़ आपके नॉर्थ छोटा नागपुर में आता है, ठीक है ना। जबकि रांची, रांची किस में आता है, साउथ में आता है। क्योंकि आप जाइएगा अगर रोड से, मान लीजिए कोई गए होंगे, तो रामगढ़ रांची लगभग एक ही जगह पड़ता है, क्योंकि आप देख रहे हैं बॉर्डर पर ही है। लेकिन रामगढ़ किस में आता है, नॉर्थ में। ये किस में आता है, नॉर्थ में, पिंक में। जबकि रांची किस में आता है जी, रांची आता है आपके साउथ छोटा नागपुर में। इसमें क्या है, साउथ छोटा नागपुर। एक बार और देख लेंगे, घर में ब्लैंक मैप में एक बार बनाने का प्रयास करेंगे। डिवीजन से सवाल आते हैं, नॉर्थ छोटा नागपुर, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, ये में लोहरदगा, सिमडेगा, रांची, गुमला, खूंटी, जामताड़ा, दुमका, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा। दुमका 2 बार हो गया। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, संथाल परगना में, सॉरी साहेबगंज, माफ कीजिएगा, साहेबगंज, है ना, साहेबगंज, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं मैप में, इसलिए देखिए ये क्या है, मैप में साहेबगंज, ठीक है, यहाँ पे है साहेब। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साहेबगंज। साहेबगंज किससे बॉर्डर बनाता है, बिहार से। गोड्डा किससे बनाता है, बिहार से। दुमका भी बिहार से, देवघर भी बिहार से, है ना। जामताड़ा नहीं बनाता है, बॉर्डर वाला थोड़ा ध्यान रखना। गिरिडीह बिहार से, कोडरमा तो बनाता ही गया के पास से, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा, ठीक है। एक दिन क्या करेंगे हम लोग, बिहार वाले सेशन का मैप में ये इसका सिर्फ मैपिंग कर लेंगे। अभी तो हमने क्या देखा, बहुत सारा डेटा देखा, है ना। तो बहुत सारे डेटा में क्या हुआ, उसमें आपका भी दिमाग बहुत ज्यादा खर्च हो गया होगा। अभी क्या करना है आपको, आज शाम में 5:30 बजे आपको काम का जो बात है वो क्या है, झारखंड का करेंट अफेयर चलेगा। क्या चलेगा, झारखंड का करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो इसमें आपको लाइव जुड़ना है, इसमें आपको क्या करना है, लाइव जुड़ना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज के सेशन को अंत करते हैं। आज का सेशन का जो ध्येय था वो क्या था, आपको बताना कि पीडीएफ का क्वालिटी क्या होगा। क्वालिटी आपने देखा पीडीएफ का, फिर आपने देखा कि हमने सोर्सेस कितने अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किए हैं। आज का ध्येय पढ़ाना नहीं था, क्योंकि जब पढ़ाया जाएगा तो फिर ब्लैंक बोर्ड में पीपीटी के माध्यम से अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और पीपीटी ऐसा नहीं कि भरा हुआ रहेगा, ठीक है ना, मतलब पीपीटी आपको बस समझाने के लिए रहेगा। ये नहीं कि मैं लिख करके लाकर रीडिंग नहीं दूंगा, यहाँ पे रीडिंग वाला काम नहीं चलेगा। आज तो क्या था, पीडीएफ दिखाना, तो रीडिंग नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग पे बात चलेगी और प्रैक्टिस पे, अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे बात चलेगी। और इसमें आपको लगभग 80 to 85% क्वेश्चंस जो है वो आपके क्लास से आएंगे, इसकी क्या है, गारंटी है। और बाकी आप देख सकते हैं, जो लेट से देखेंगे उनके लिए ये बैच चालू होने वाला, 15 फुल लेंथ टेस्ट है। और आपको डिस्काउंट वगैरह भी, यहाँ से आप जाएंगे गूगल प्ले से डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे जोहार बैच पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ करेंगे, अप्लाई कूपन में, कूपन क्या डालेंगे, तो आप डालेंगे REP 2024 में। फिर से लिख देता हूँ REP 2024। कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा जी, 26%, समझ गए, 26%। तो आप कोर्स को बाय कर ले, ताकि हम भी एक बेहतर तरीके से आपकी मदद कर सके। धन्यवाद।